गाइस आप लाइक नहीं कर रहे हैं स्टोरी को, तो इस कारण मुझे स्टोरी बीच में बंद भी करनी पड़ सकती है क्योंकि यूट्यूब रिव्यू में स्टोरी फेल हो सकती है। इसलिए आपको लाइक करना जरूरी है। आप प्लीज स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्माइलिंग फेस। 21 युग का नशा, आरवी का डर। अब आगे आरवी युग के बारे में सोचते हुए कब अपने होटल पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वह अंदर जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है, फिर वापस अपने बिजनेस के काम में लग जाती है। उसे यह काम फिर भी रिस्पेक्टफुल लगता था। वह बार में भी काम करती थी। यहाँ कोई नहीं जानता, वरना उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। खर्च नहीं निकालना होता तो वह बार में काम ही नहीं करती। छोड़ दिया होता उसने युग से, भले ही उसने पैसे लिए थे, पर वह सारा पैसा उसके भाई के इलाज में जा रहा है। उसे खुद के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, पर उसे अफसोस नहीं था इस बात का। अगर उसका भाई ठीक हो जाता है तो वह कुछ भी करेगी। आखिर उसने ये साबित भी तो कर दिया। होटल में सबको सर्विस प्रोवाइड करते हुए उनका ऑर्डर लिख रही थी और लाकर उन्हें दे रही थी। वहां पर कुछ लड़कियों उससे चिढ़ती भी थी। उसे टिप दिया करते थे जिससे आरवी खुश हो जाया करती थी। वह शायद कॉलेज के लड़के होते थे जो उसके साथ मजाक मस्ती करते थे, उसके साथ फ्लर्ट करते थे। कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते थे और गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे छेड़ते थे। आरवी को इन सब से प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वह उसे इतना भी परेशान नहीं करते थे। वही मैनेजर यह नोटिस करता था, पर उसे भी इसे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके कस्टमर ही बढ़ रहे थे। आरवी उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट करवा रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा था कि अगर आरवी ऐसे ही दिल लगाकर अपना काम करती रही तो वह उसकी इनकम भी इंक्रीज कर देंगे। पर कहीं ना कहीं मैनेजर को ये पसंद नहीं आता था कि आरवी के लिए वह लड़के आकर उस जगह पर ऑर्डर करते हैं और फिर उससे कुछ बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं। यह उसकी सेफ्टी के लिए भी था। कहीं आगे जाकर उन लड़कों ने आरवी का किडनैप कर लिया तो उसे रास्ते में घेर भी सकते हैं, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में लड़कियां सेफ नहीं रहती। आरवी चुपचाप अपना काम कर रही थी। वहीं पर कुछ पुरानी सीनियर वेट्रेस को उससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हुआ कि मैनेजर ने आरवी की वजह से ही उस नए रूल को यहाँ पर लागू किया है। वह चाह कर भी अपना काम आरवी को नहीं दे रहे थे। आरवी आज बहुत रिलैक्स थी और चुपचाप अपना काम करते हुए कॉफी पीने को वेट करने लगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आरवी अपना काम फिनिश कर कपड़े चेंज कर लेती है, फिर आकर वह कॉफी पीती है। मैनेजर उसे देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर आरवी डर जाती है और सर झुकाकर उसे गुड इवनिंग बोलती है। आरवी ने धीरे से कहा, सर मैंने अपना काम कर लिया है। वह पहले ही मैनेजर को अपनी सफाई दे देती है तो मैनेजर के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसने आरवी से कहा, मैं बस कॉफी पीना चाहता हूँ, तुम मुझे कंपनी दो। ये सुनकर आरवी अपना सर हिला देती है और मैनेजर के साथ बैठकर कॉफी पीने लगती है। उसके पेरेंट्स कहाँ हैं कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये सुनकर मैनेजर को उसके लिए बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ बातें करते हुए वह दोनों अपनी कॉफी खत्म करते हैं। आरवी वहां से चली जाती है। मैनेजर भी अपने काम में वापस चला जाता है। आरवी अब बार पहुंच गई थी। बार क्लब पहुंचकर आरवी ने रेगुलर की तरह कपड़े बदले और मैनेजर की तरफ देखा भी नहीं। अब वह मैनेजर को कोई भाव नहीं देती थी। ये देखकर मैनेजर को बहुत तेज गुस्सा आता था। इस लड़की की अकड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है कि 2 कौड़ी की लड़की अब उसे आंखें दिखाती है और उसकी एक भी बात नहीं मानती है। पर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि आरवी के ऊपर युग था। वह काम करती है कुछ लोगों का ताकि उसे पैसे मिल जाया करें। वह नहीं चाहती थी कि उसे पैसे देने के लिए मैनेजर कोई एक्सक्यूज बनाए। वही मैनेजर उसे देखकर अपने दांत पिसता रहता था। आज वह हैरान था क्योंकि जब आरवी सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी तो लास्ट वाली सीट पर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसे देखकर आरवी के हाथ ठंडे हो जाते हैं। वह धीरे से जाकर उस शख्स के पास बैठ जाती है। मैनेजर जब देखता है कि लास्ट सीट पर कौन बैठा हुआ है तो वह जल्दी वहां पर पहुंच जाता है। उसने गुस्से से आरवी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। आरवी अपना सिर हिला देती है और फिर वहां से जाने के लिए निकल जाती है। आरवी ने अपना फोन निकाला। उसे कोई भी मिस कॉल नहीं आया हुआ था, लेकिन उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही उसे एक कॉल आया। आरवी ने ऑटो लिया और फिर वह युग के पैलेस के लिए निकल गई। करीबन कुछ घंटे के सफर के बाद वह वहां पर पहुंच गई थी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए। अब कुछ देर तक उसे पैदल ही चलना था, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि एरिया सुनसान था।
आरवी ने देखा कि वहां पर एक शख्स खड़ा हुआ है जो उसे घूर रहा है। आरवी डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी उस शख्स ने कहा, हेलो मैम, बॉस आपका वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी आप 10 मिनट लेट है। आरवी को रियलाइज होता है कि यह युग का आदमी है, इसलिए वह उसके साथ चलने लगती है। शायद वह उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया था। आरवी अंदर जाती है और फाउंटेन को देखने लगी, जिससे पानी नीचे गिर रहा था। उसे देखकर आरवी अनजाने में ही अपने कदम उस तरफ बढ़ाकर उसे फाउंटेन के पानी के साथ खेलने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता और वह थोड़ी भीग भी जाती है, पर वह ये नहीं जानती थी कि 2 आंखें उसे घूर रही है। उन आंखों में उसके लिए बेइंतहा गुस्सा है। आज आरवी के साथ क्या होने वाला है, आरवी खुद भी नहीं जानती थी। युग का गुस्सा उस पर जरूर फूटेगा आज, और आरवी कैसे उसे टॉलरेट कर पाएगी। आखिर कैसे पनिशमेंट देगा युग उसे। तभी किसी नौकर ने आकर आरवी को देखा और उसे अंदर चलने के लिए कहा। आरवी चुपचाप अंदर चली जाती है। आरवी युग के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उस नौकर ने एक दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर युग वहां पर है। ये सुनकर आरवी ने अपना सर हाँ में हिला देती है और उसे रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस रूम के अंदर का नज़ारा देखा, वह डर गई, क्योंकि वहां पर युग एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह किंग लग रहा था और उसके आसपास कुछ और भी आदमी बैठे हुए थे, जो लंबे हटे कट्टे थे, लेकिन युग उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। उसकी प्रेजेंस और उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि आरवी इतनी दूर से ही फील कर पा रही थी। युग ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। इसके सारे बटन खुले हुए थे और उसका ब्रॉड चेस्ट नजर आ रहा था। उसके एब्स उसे चार्मिंग बना रहे थे। उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल थी जो किसी की भी जान ले ले, और उसके हाथों में सिगरेट थी जिसके वह कश भर रहा था। वह इतना सेडक्टिव और ऑन ऑयल लग रहा था कि वहां पर सिर्फ उसकी ही प्रेजेंस फील हो रही थी। सभी ने जो वहां पर आरवी को देखा तो सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देखकर आरवी अपने कदम उल्टे लेने लगी। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है। आरवी अपना पस कसकर पकड़ कर नीचे कर लेती है। तभी उसने अचानक से सर ऊपर उठाकर देखा युग की तरफ और जल्दी जल्दी अपने कदम युग की तरह बढ़ाने लगी। आरवी जाकर युग की गोद में बैठ गई। आरवी ने युग की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में मुंह छुपा लिया। ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स निशब्द था, सिर्फ युग के 2 आदमियों को छोड़कर, उसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। बाकी सभी को तो मानो जैसे सदमा लग गया है। ये लड़की मिस्टर युग की गोद में उनकी परमिशन के बिना जाकर कैसे बैठ सकती है? क्या इसे पता नहीं है कि उसने किस शख्स को छुआ है? 22 खिलौने कौन से हैं? 18-19 साल की लड़की युग की गर्लफ्रेंड। अब आगे आरवी ने जो हरकत की थी उससे सभी शख्स वहां पर हैरत में पड़ गए थे कि अब इस लड़की के साथ क्या होने वाला है। क्या इसे पता नहीं है कि इसने किंग की गोद में बैठने की गुस्ताखी की है? आखिर इस लड़की ने उन्हें विदाउट परमिशन छुआ कैसे, और ये लड़की आई कहां से है? सबके मन में ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे थे और वहां पर सभी की आंखें गुस्से से आरवी को घूर रही थी। आरवी इतना ज्यादा डर गई कि वही युग की गोद में सिकुड़ कर बैठ गई और उसकी शर्ट में अपना सर डालते हुए उसने अपनी एक आंख से सभी शख्स को देखा और दूसरी आंख उसने युग की शर्ट के अंदर ही छुपा रखी थी। आरवी को उन आदमियों से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वह कांपने लगी। उसने धीरे से सर ऊपर उठकर युग का चेहरा देखा। आरवी ने धीरे से कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर वह डर की वजह से चुप हो जाती है। शायद वह गलत वक्त पर आ गई, पर सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? उसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? क्या ये सब भी उसके साथ वही करेंगे जो मिस्टर युग उसके साथ करते हैं? ये सोचते ही आरवी की तो रूह कांप गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने युग को और कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में पूरा अपना मुंह गड़ा दिया। अब युग ने जब देखा कि आरवी ज्यादा ही डर गई है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए युग ने भी उसे होल्ड किया और सभी आदमियों को एक नज़र देखा। सभी ने अपनी नज़र झुका ली। उन्हें अजीब लगा कि मिस्टर युग ने इस लड़की को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि इसे अपने सीने से ही लगा लिया। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये लड़की मिस्टर युग की गर्लफ्रेंड है? आरवी धीरे से सर ऊपर करके युग के चेहरे की तरफ देखती है तो युग सर झुकाकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। युग ने आरवी को अपने हाथ से होल्ड किया हुआ था। दूसरे हाथ से वह सिगरेट के कश भरते हुए अपनी उंगलियों से कुछ इशारा करता है। युग के इशारे को पाकर सभी दोबारा से मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। इधर आरवी चुपचाप वैसे ही बैठी हुई थी और युग ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। दोबारा किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई आरवी की तरफ देखने की।
आरवी ने जब युग की बाहों में खुद को रिलैक्स महसूस किया, उसे अब डर नहीं लग रहा था। अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से सबकी नजरें हट गई है। इसलिए उसने युग के शर्ट से अपना फेस निकाला और सभी की तरफ देखने लगी। उसे ये देखकर तसल्ली मिली कि अब कोई भी उसे नहीं देख रहा। अभी तक जो आंखें उसे वार्निंग दे रही थी, उसे चीर फाड़ रही थी, अब वह आंखें उसे देख भी नहीं रही, जिससे आरवी को रिलैक्सेशन हुआ। वह सर ऊपर करके युग को एक नज़र देखती है। वही युग की जिन आदमियों के साथ मीटिंग थी, वह उसे देखते हुए यही सोच रहे थे कि क्या बॉस की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने इस लड़की को आज पहली बार देखा था, क्या यह उनकी रखेल है? क्या मिस्टर युग ने इसे खरीदा है? ऐसे ही कुछ सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि युग आसपास अपने लड़कियों को भटकने नहीं देता। अगर कोई लड़की गलती से उसके आसपास आ भी जाती है, तो युग उसका इतना बुरा हाल करता है कि वह लड़की दोबारा उसे दिखाई नहीं देती। उस लड़की का नामो निशान मिट जाता है। फिर अचानक से ये लड़की जब युग की गोद में आकर बैठ गई, तो सभी को ये देखकर शौक लगा था। इतना ही नहीं, उन्हें तो लगा था कि अभी युग इस लड़की की गर्दन तोड़ देगा उनकी आंखों के सामने, या फिर वह उन्हें ऑर्डर देगा कि वह उसकी बॉडी के चित्रे उड़ा दे, या उसे बुलेट से इतना सूट करे कि उसकी बॉडी को कोई पहचान ना पाए। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मिस्टर युग ने उस लड़की के माथे को चुम्मा। इसका मतलब यह है कि वह लड़की उनके लिए स्पेशल है और उनके क्लोज है। वही आरवी सभी आदमी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए यही सोच रही थी कि इस दुनिया में इतने लंबे लंबे आदमी कैसे आते हैं, ये सब देखने में इतने डरावने क्यों हैं। उनसे इतनी ठंड वाइब आ रही थी कि आरवी को कुछ पल के लिए तो रूम में ठंड लगने लगी थी, इसलिए वही युग से और ज्यादा चिपक जाती है। युग ने उसे होल्ड कर रखा था। युग सर नीचे कर आरवी के होठों को चूम लेता है, जिससे आरवी को खांसी आने लग जाती है, क्योंकि युग ने उसके मुंह में सिगरेट का धुआं भी भर दिया था। वह अक्सर ऐसा करता था, जिससे आरवी को प्रॉब्लम होती थी ब्रीदिंग में। युग की हरकत को देखकर वह सभी एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर युग इस लड़की के साथ खेल रहे हैं। कहीं ये लड़की उनका नया खिलौना तो नहीं, ऐसा ही कुछ लग रहा था वहां मौजूद हर एक शख्स को। शायद युग की रखेल है ये लड़की और उन्हें खुश करती होगी। आरवी हंसते हुए सभी की तरफ देखती और शर्म से लाल हो जाती है कि युग सबके सामने ये काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि युग सबके सामने उसके साथ रोमांस भी करने लगे। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आरवी उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था इन गुंडों जैसी शक्ल वाले आदमियों से, जिन्होंने काले कलर का बड़ा बड़ा कोट पहन रखा था और पूरा माफिया का लुक दे रहे थे। उसने ऐसे आदमी सिर्फ मूवीज में देखे थे। युग की तरफ एक नज़र देखते हुए वह धीरे से अपना फेस छुपा लेती है। वहीं मौजूद आदमियों के दिमाग में ये भी चल रहा था कि यह लड़की तो मिस्टर युग से कितनी छोटी है। ये दिखने में महज 18-19 साल की है, लेकिन जाहिर तौर पर वह अपने बॉस से यह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले थे, इसलिए चुपचाप वह मीटिंग पर फोकस करते हैं। आरवी देखते ही देखते युग की गोद में ही सो जाती है। युग ने उसे ठीक से अपनी गोद में बैठा लिया और उसके सर पर हाथ सहलाने लगा, जिससे आरवी कंफर्टेबल होकर सो जाती है। सब ये भी देख रहे थे कि युग किस तरीके से उस लड़की की केयर कर रहा है, जो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग तो था, क्योंकि मिस्टर युग उर्फ हैवान का ये चेहरा देखना उनके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल था। उसके हाथों ना जाने कितने ही आदमियों का मर्डर हुआ है, पर एक 18-19 साल की लड़की के लिए उसका ये बिहेवियर वाकई में लोगों को हैरान कर देने लायक था। आरवी के होंठ बार बार युग की चेस्ट को टच कर रहे थे, जिससे युग की बॉडी गर्म हो रही थी। उसकी बॉडी से जो गर्म चिंगारी निकल रही थी, वही युग को सेड्यूस कर रही थी। आरवी नींद में ही युग पर हावी हो रही थी। युग ने अपने सभी आदमियों को एक नज़र देखा और फिर आरवी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर वह रूम से बाहर चला गया। युग के आदमी उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वह भी अपने बॉस के इरादों को समझते हुए तिरछा मुस्कुरा देते हैं। शायद बॉस आज मूड में है, इस लड़की की खैर नहीं। वही युग के सभी आदमी ड्रिंक करने लगते हैं, क्योंकि मीटिंग ओवर हो गई थी उनके बॉस के जाने के बाद। इधर युग आरवी को लेकर कमरे में पहुंचा। उसने आरवी को बेड पर सुला दिया। उसे अपनी बॉडी से आरवी की खुशबू आ रही थी। आरवी ने उसकी शर्ट में अपना फेस छुपाया था, तो युग की बॉडी पसीने से तरबदर हो गई थी। युग ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे न जाने कमरे के किस कोने में फेंक दिया। उसके बाद युग ने अपनी पैंट भी उतार दी और सीधा शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। इधर आरवी बेड पर सो रही थी और अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। आरवी की जब नींद खुली तो उसने कमरे में किसी को भी नहीं पाया।
वह घबरा कर उठकर बैठ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखे हुए सामान पर गई, जिसे देखकर आरवी असमंजस में पड़ गई कि यह है क्या। वह धीरे से बेड से उठी और फिर वह कॉफ़ी टेबल पर रखे सामान को उठाकर देखने लगी कि आखिर यह उटपटांग चीज़ है क्या। आरवी ने पहले ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। वही युग शावर लेकर बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। युग के गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने देखा कि आरवी अपने हाथों में किन चीज़ों को लेकर उन्हें गौर से देख रही है। युग आरवी के करीब आया। फिर उसने आरवी की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों से किस करते हुए उसे स्मेल किया, जिससे आरवी कांप गई। क्योंकि युग बहुत ठंडा था और आरवी को अपनी बदन में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। युग की सांस उसके शरीर के रोम रोम को जगा रही थी। युग का टच आज हर रोज की तरह नहीं था। युग नशे में भी था। उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। तंबाकू की स्मेल भी उसके मुंह से इतनी ज्यादा आ रही थी कि आरवी का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आरवी ने थोड़ा सा युग से दूर होना चाहा, लेकिन युग की पकड़ इतनी टाइट थी कि आरवी हिल भी नहीं पा रही थी। युग ने आरवी के कान पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिन खिलौने के साथ तुम खेल रही हो, जानती हो ये कौन सी खिलौने हैं? आरवी ने धीरे से चौंकते हुए कहा, सर, खिलौने हैं क्या? लेकिन इनकी शेप इतनी अजीब सी क्यों है? मैंने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे। आरवी ने क्यूरियस होकर युग से पूछा। युग ने आरवी के शब्दों को सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानना चाहती हो कि इन खिलौनों से कैसे खेला जाता है? आरवी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, सर। आरवी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने पहली बार ऐसे खिलौने देखे थे और ये दिखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। पर आरवी यह नहीं जानती थी कि वह खुद के हाथों से ही खुद को मुसीबत में डाल रही है। युग ने आरवी की कमर को और कसकर पकड़ लिया, जिससे आरवी की आह निकल गई। युग ने उसे अपने करीब किया और उसके कान में गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम विदाउट परमिशन सुबह कैसे चली गई? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए परमिशन दी थी? अब तुम्हारे इतने पर निकल आए हैं कि तुम अब मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझती, खुद की मनमानी करोगी। युग की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आरवी ने धीरे से कांपते हुए कहा, सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, बस इसलिए मैं चली गई थी। आपको तो पहले से ही पता है ना सब। युग ने गुस्से में आरवी की कमर और जोर से दबाई तो आरवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत करिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है तुम्हें? युग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन खिलौनों से कैसे खेला जाता है। आखिर तुम्हारे लिए स्पेशल मंगवाए हैं मैंने। आरवी को अब डर लग रहा था कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। आरवी डर से ही कांप जाती है। युग उसे कमर से पकड़कर उसे बेड पर लाकर उसे बेड पर ले जाकर उसने सीधा पटक दिया। आरवी की दर्द से चीख निकल गई। युग ने आरवी के बालों को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आइंदा तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें मेरे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करना। अगर मैं तुम्हें कहूँगा तो तुम सोओगी, अगर मैं कहूँगा तुम उठोगी, अगर मैंने कहा कि तुम खाओगी तो तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और अगर दोबारा से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो पनिशमेंट इससे भी ज्यादा बुरी होगी। ऐसा बोलते हुए युग ने उन टॉयज को देखा और उन्हें लेकर बेड पर आ गया। वह आरवी के कपड़ों को रिमूव करने लगा, जिससे आरवी घबरा गई थी। उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए होठों से बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको हमेशा इन्फॉर्म कर कर ही कहीं जाया करूंगी सर। प्लीज इसे मेरी लास्ट गलती समझकर माफ कर दीजिए। पर दोबारा सच में कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ सर। आरवी बड़बड़ाए जा रही थी, युग के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद युग पर इसका कोई असर नहीं था। युग ने आरवी के कपड़े रिमूव कर दिए उसके बदन से और एकदम से उसके बदन पर टूट पड़ा। उसने उसकी बॉडी पर कई जगह पर निशान बनाए अपने होठों से, जिससे आरवी दर्द से बेड पर ही कांप रही थी। अचानक से युग ने खिलौने को देखा और आरवी को देखते हुए बोला, तुम्हें जानना था ना कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। आरवी अपना सरना में हिलाने लगी तो युग ने गुस्से में कहा, अब तुम इस पर भी मुझे मना करोगी? आरवी डर से कांप जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ओपन योर आइज, मेरी तरफ देखो। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करूँ, तुम उसे अपनी आंखों से देखो, उसे महसूस करो।
ऐसा बोलते हुए युग उन टॉयज के साथ आरवी की बॉडी के साथ खेलने लगता है। इससे आरवी को बहुत तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। युग ने आरवी के हाथों को लॉक कर दिया था, जिसे आरवी हिल भी नहीं पा रही थी। अब युग बाकी के टॉयज के साथ आरवी की बॉडी पर कब्जा कर रहा था। युग आरवी के साथ इंटरकोर्स करने लगा। वह जैसे जैसे उसके साथ फिजिकल हो रहा था, आरवी की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरवी के लिए दर्द और असहनीय था, इतना असहनीय था कि आरवी अपने होश खो बैठी थी। अब युग से गिड़गिड़ाते हुए बस वह 2-3 शब्द बोल पा रही थी कि बस करिए सर, छोड़ दीजिए मुझे और नहीं होगा। 23 आरवी का बढ़ता डर, युग का खौफ। अब आगे युग आरवी पर इतना हावी हो गया था कि आरवी अब पूरी तरीके से उसकी आगोश में थी। दोनों की नज़दीकी इतनी ज़्यादा थी कि आज मानो जैसे आरवी के लिए युग को बर्दाश्त करना ही नामुमकिन था। वह अपनी तकलीफ़ों को झेलते हुए ढीली सी पड़ गई। रात भर युग उस पर हावी था। सुबह होने को आ गई थी, लेकिन युग ने अभी तक आरवी का अपनी बाहों से आज़ाद नहीं किया था। कमरे में रात भर मोर्निंग की आवाज़ गूंज रही थी। रात को न जाने कब ये सिलसिला थमा और युग आरवी को बाहों में लिए ही सो गया। धीरे धीरे सुबह हो गई, लेकिन युग और आरवी दोनों में से कोई भी नहीं उठा। निशु ने आरवी को इम्पोर्टेंट काम से रिलेटेड कई बार कॉल किया था, लेकिन आरवी ने उसका कॉल पिक नहीं किया, जिससे निशु उसके लिए थोड़ी सी परेशान हो गई। वह सुबह से परेशान होकर यही सोच रही थी कि आरवी को क्या हो गया है, उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रही, वह ठीक तो होगी ना। धीरे धीरे सूरज डूब गया। आज मौसम ठंडा था, जिस वजह से आरवी के कमरे में अभी तक अंधेरा बिखरा हुआ था। धीरे धीरे आरवी ने अपनी आंखें खोली। उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे थे। धीरे से उठकर वह बैठने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दर्द की वजह से उसे एक झटका लगा और वह बेड पर ही दोबारा लेट गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर की और देखा तो वह अभी तक बेड पर पड़ी हुई थी। क्या सुबह उसे काम पर भी जाना है? वह जल्दी से उठकर बैठने लगी। तभी उसकी कमर में इतना तेज दर्द हुआ कि एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुई और आंसू आ गए। आरवी को याद आने लगा कि कल रात युग ने उसके साथ क्या क्या किया था। वह सब इतना भयानक था कि आरवी की एक एक हड्डी टूट गई थी। वह अपने पैर हिला नहीं पा रही थी, न वह अपनी गर्दन इधर उधर कर पा रही थी। उसकी बॉडी सुन्न हो गई थी। आरवी धीरे से उठकर बैठने लगी। उसने अपनी बॉडी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आते हुए वह रोने लगी। कुछ देर तक वह बेड पर बैठकर रो रही थी। उसने अपने हाथों को खोलने की बहुत कोशिश की जो अभी तक बंधे थे और उसके हाथ ब्लॉक थे। उसके पैरों पर भी निशान थे, जिससे उसे याद आ जाता है कि युग ने उसे किस तरीके से पनिशमेंट दी थी। युग ने उसे पनिशमेंट देते हुए कहा था कि आइंदा अगर विदाउट मेरी परमिशन गई तो इससे भी भयानक रिजल्ट के लिए तैयार रहना तुम। आरवी थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठकर रोती रही। जब उसके आंसू सूख गए तो वह अपने पैरों को आगे बढ़ाकर उतरने लगी, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वह दोबारा बेड पर लेट गई। उसे बहुत तेज वॉशरूम आया हुआ था और जलन हो रही थी। उससे अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द था, जिसे वह शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। बदन पर इतने निशान थे कि मानो जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो। आरवी को अब रियलाइज हो रहा था कि युग ने किस तरीके से उसके रूप को अपना बना लिया है। उसने सिर्फ उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि आरवी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी डिजायर का जरिया बना लिया था। आरवी दोबारा कभी भी युग के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसे बहुत डर लग रहा था युग से, और डर की वजह से वह कांप भी रही थी। अगर दोबारा उससे ये गलती हो गई तो क्या युग अगेन उसके साथ यही सब कुछ करेगा? क्या सचमुच युग उसे ऐसे ही पनिश करता रहेगा? अगर वह छोटी छोटी गलतियों पर उसके साथ ऐसा करता है, तो जब उससे बड़ी गलती हो जाएगी तो युग उसके साथ क्या करेगा? ये सोचकर आरवी की रूह कांप जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने तो इसे ही अपनी तकदीर मान लिया था। शायद उसकी जिंदगी में यही लिखा है। आरवी बेड पर लेटे लेटे यही सब सोचते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के कोने बहने लगे। तभी एक हाथ उसकी कमर पर आया। वह हाथ उसकी कमर से फिसलते हुए उसकी पेट पर गया और फिर नीचे चला गया, जिससे आरवी चौंक कर उठ गई। युग ने आरवी को एक नज़र देखा और फिर उसकी बॉडी से कुछ रिमूव कर दिया। युग ने आरवी के हाथों को खोल दिया। हाथ खुलते ही बेड पर से उठते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाने लगा। आरवी युग के ऐसा करने से डर गई थी। कल जो युग ने किया था, उसके बाद तो आरवी के अंदर उसका डर भर गया था।
युग ने आरवी को बाथरूम में ले जाकर बाथटब के अंदर फेंक दिया। फिर उसके बदन पर पानी के छींटे मारते हुए उससे देखने लगा। फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसे सॉफ्ट किस की। गुड इवनिंग डॉल। युग के मुंह से गुड इवनिंग सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरवी ठिठक गई। इसका मतलब यह है कि आज वह पूरा दिन सोती रह गई। अब मैनेजर से भी उसे डांट सुननी पड़ेगी। 24 युग की मोहर। आरवी को दी युग ने मसाज। युग आरवी को जब बाथरूम में लेकर आया तो उसको पता चला कि आज इवनिंग हो चुका है। शायद कल रात की वजह से वह उठ नहीं पाई। इतना थक जो गई थी वह। उसे बुरा भी लग रहा था कि उसकी छुट्टी हो गई और मैनेजर उसे डांटेगा। इधर युग ने जब आरवी को किसी और के बारे में सोचते हुए देखा तो एक बार फिर उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाते हुए गुस्से में दबाते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी और से डरना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वह शख्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये सुनकर आरवी डर गई और चुपचाप पानी में बैठकर उसने धीरे से सर नीचे करते हुए अपनी मरी सी आवाज में कहा, नहीं सर। ऐसा बोलते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह युग से बहस करने के मूड में नहीं थी। कल रात युग ने जो उसके साथ किया था, अभी तक आरवी को जलन हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि युग उस पर गुस्सा उतारे। कल युग ने उसे छोटी सी चीज की इतनी बड़ी पनिशमेंट दी क्योंकि वह बस युग से परमिशन लेकर नहीं गई थी। क्या सच में वह खिलौना बन चुकी है? युग उसे रोज तोड़ता है, रोज उसे तोड़कर वापस से जोड़ देता है। आरवी अपनी जिंदगी से भी तंग आ रही थी। ज्यादा फर्क था तो सिर्फ इस बात का कि पहले लोग उसे देखकर उसके बारे में गंदा सोचते थे, आंखों से उसे घूरते थे। लेकिन अब युग रोज उसके साथ वह सब कुछ कर रहा है। एक तरफ वह सेफ हुई है तो दूसरी तरफ वह दलदल में फंसती जा रही है। वही युग आरवी को घूर कर देखता है। फिर वह उसके सिर पर शैम्पू करने लगा। आरवी ने जब युग के बड़े बड़े हाथ अपने सर पर महसूस किए तो उसे लगा कि युग गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींचेगा, लेकिन उससे उल्टा ही युग उसके बालों में शैम्पू कर रहा था, जिससे आरवी थोड़ी हैरान तो हुई पर युग को उसने रोका नहीं। युग आरवी के शोल्डर पर मसाज देने लगा क्योंकि कल वह जानता था कि ज्यादा ही हो गया। आरवी अभी एज में छोटी थी और युग उससे हाइट में भी बहुत लंबा था। वह उससे हाइट में भी छोटी थी। शायद आरवी के लिए कल की रात बहुत मुश्किल रही, जो आरवी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। इस वजह से तो आज वह पूरा दिन सोती रह गई। युग जब आरवी के शोल्डर पर मसाज करता है तो आरवी को काफी बेहतर महसूस होता है। वह युग की मसाज को अब एंजॉय करने लगी। बीच बीच में उसे गुदगुदी भी हो रही थी। आखिर थी तो वो एक 19 साल की लड़की ही, पल में खुश हो जाना, पल में दुखी हो जाना, ऐसा ही नेचर था उसका। आरवी जब धीरे धीरे हंसने लगी तो युग की आंखें छोटी हो गई। उसने आरवी का चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो आरवी हंस रही थी। बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। युग ने उसे आंखें दिखाते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? इस पर आरवी हंसते हुए बोली, सर आप मुझे गुदगुदी कर रहे हो। युग ने आरवी को देखते हुए उससे सवाल किया, ये गुदगुदी क्या होता है? ये सुनकर आरवी हैरान हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने युग को अपनी तमतमाई हुई आंखों से देखते हुए कहा, सर आपको गुदगुदी का मतलब नहीं पता। युग ने सच में ये सब पहली बार सुना था आरवी के मुंह से। उसे नहीं पता था कि यह क्या होता है। उसने आरवी से जब क्वेश्चन दोबारा किया कि क्या होता है ये, तो आरवी ने उसे कहा कि गुदगुदी मतलब कि अगर कोई हमें टच करता है और हमें हंसी आए तो वह गुदगुदी होती है। युग कंफ्यूज हो जाता है। आरवी युग को देखते हुए उसकी कमर पर हाथ लगाकर अपनी उंगलियां घुमाती है और युग का चेहरा देखती है। युग उसे घूर रहा था। इस पर आरवी अपने हाथ पीछे कर लेती है और मन ही मन बोली, इस आदमी को तो गुदगुदी भी नहीं होती। क्योंकि युग की बॉडी हार्ड थी पर आरवी तो बच्ची थी। उसे इतना ज्यादा दिमाग नहीं था कि अगर वह इस आदमी को छेड़ेगी तो हो सकता है कि उसे ही दोबारा शिकार बनना पड़े। युग ने आरवी का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को देखने लग गया था। उसके हाथ पर निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर युग के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। युग ने आरवी को पानी के अंदर धक्का दिया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को रब करते हुए अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ युग भारद्वाज की हो। मैंने तुम पर जो निशानियां बनाई हैं उनमें कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ऐसा बोलते हुए युग ने आरवी को एकदम से उठाया। आरवी ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया। युग ने आरवी को मिरर की तरफ देखने के लिए इशारा किया। जब आरवी ने अपनी झुकी हुई शर्माई नजरों से मिरर में खुद को देखा तो उसके बदन पर इतने निशान थे कि उन्हें देखकर आरवी एक पल के लिए तो चीख उठी।
युग ये देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए आरवी के शोल्डर पर एक बार फिर से बाइट करता है, जिससे आरवी होश में आती है। वह खुद को मिरर में देखते हुए वह यही सोच रही थी कि किस जानवर के चंगुल में फंस गई है वह। युग आरवी की बेक को रब करने लगा। सर प्लीज 25 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। हस्बैंड एंड वाइफ की हरकतें युग की कमजोरी बनती आरवी। अब आगे आरवी ने युग को कसकर पकड़ा हुआ था। वह जब खुद को मिरर में देख रही थी तो उसे खुद पर दया भी आ रही थी। साथ में उसे ये भी नजर आ रहा था कि शायद यही उसकी तकदीर है। इधर युग ने आरवी का चेहरा देखा और बोला, अचानक से तुम इतनी उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें इस तरीके से प्यार किया? इस पर आरवी कुछ भी नहीं बोली। काश वह युग को बता सकती कि इस प्यार करना नहीं कहते, इसे नोचना कहते हैं। आरवी की चुप्पी ने युग को गुस्सा दिला दिया। उसने आरवी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब मुझे सेकंड में चाहिए। युग की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर आरवी ने सर नीचे करते हुए धीरे से कहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई है, मुझे वहां पर जलन भी हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। आरवी के शब्दों को सुनकर युग शांत हो गया। उसने आरवी के पैरों को देखते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तुम्हें? इस पर आरवी ने अपना सर हाँ में हिला देती है। युग आरवी को नहलाकर बाथरूम से बाहर लेकर आ गया। आरवी के बदन पर इस वक्त सिर्फ एक टॉवल था। युग ने आरवी के बालों को टॉवल से सुखाया। उसके बाद उसने आरवी को बेड पर धीरे से सुला दिया और उसके कपड़े लेकर आया। युग आरवी को अपनी शर्ट पहनाने लगा। युग ने आरवी के होठों को धीरे से रब किया। आखिर थी तो वो भी एक छोटी बच्ची ही, लेकिन उसे देखकर वो पागल हो जाया करता था। आरवी चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और युग को सब कुछ करने दे रही थी। अगर उसने गलती से भी युग को रोक दिया तो युग उस पर भड़क उठेगा। इस हालत में अगर वह उसके साथ कुछ करना चाहेगा तो आरवी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह मर जाएगी। आरवी की आंखें नम थी। युग ने आरवी को रेडी किया और उसके बाद वह उसे लेकर बाहर आ गया। डाइनिंग टेबल पर युग आरवी को लेकर बैठा हुआ था। आरवी चुपचाप से नीचे सर कर बैठी हुई थी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। डॉक्टर के पास जाने से पहले युग चाहता था कि आरवी कुछ खा ले, क्योंकि वह सुबह से सो रही थी और कमजोर भी लग रही थी आज। आरवी ने अपनी नजरें उठाकर युग के आदमियों को देखा, जिन्हें देखते ही वह डर गई। आरवी युग की गोद में बैठी हुई वेट कर रही थी कि युग उसे खाना खिलाए। नौकरों ने खाना सर्व किया और युग ने अपने हाथों से आरवी को जैसे ही खिलाना स्टार्ट किया, ये देखकर युग के आदमी हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस इस लड़की की कितनी केयर करते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि यह लड़की रात भर बॉस के घर पर थी। बॉस की गोद में बैठने की हिम्मत सिर्फ इस लड़की में थी। जिस तरीके से बॉस उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसकी केयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह स्पेशल है। उन्हें भी इस लड़की से पेशेंस से काम लेना होगा। लेकिन वही युग का एक आदमी था, विक्रांत, जिसे आरवी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लड़कियां कमजोरी होती हैं और उनके धंधे में किसी भी कमजोरी की कोई जगह नहीं। आखिर कैसे उनका बॉस इस लड़की को अपने पास रख सकता है? लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मर्द की कमजोरी बनती है, वह उसकी ताकत कभी नहीं बन सकती। जिस तरीके से बॉस उसकी तरफ झुक रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि बॉस गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। क्योंकि जिस धंधे में वह है, इस काली सी दुनिया में अगर उनकी एक भी कमजोरी बन गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अभी तक युग निडर था क्योंकि उसका कोई डर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये लड़की अगर उनके नजदीक रही तो युग का डर भी बन जाएगा। युग आरवी को बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये देखकर विक्रांत का दिल कर रहा था कि वह अभी जाकर आरवी का गला काट दे। ये लड़की जरूर आने वाले वक्त में बॉस को बर्बाद कर देगी, मुझे इसका कुछ करना होगा। अगर ये यहाँ से नहीं गई तो हम सब तबाह हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर इस लड़की का कोई मकसद है यहाँ पर आने का, कहीं ये कोई खुफिया एजेंट तो नहीं। विक्रांत ने फैसला कर लिया था कि वह अकेले में बात करेगा। उसे इस लड़की के बारे में हर एक चीज पता करनी होगी। वह रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसके बॉस का काम नहीं था। उसके बॉस का ध्यान रखना उसकी वफादारी का एक हिस्सा था। वहीं आरवी को डर लग रहा था विक्रांत से, क्योंकि विक्रांत जिस तरीके से उसे घूर रहा था, उसकी वह डरावनी सी वाइब आरवी को फील हो गई थी। यह आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है कि यह मुझे जान से मार देगा? यहाँ पर सब इतने डरावने क्यों हैं? ये सब मॉन्स्टर हैं।
युग ने जब देखा कि आरवी विक्रांत की तरफ देख रही है तो उसने गुस्से से विक्रांत की तरफ एक नज़र देखा तो विक्रांत ने अपना सर नीचे कर लिया। युग ने आरवी को खाना खिलाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो, उसे देखने की परमिशन नहीं है तुम्हें। आरवी युग की बात मानकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और चुपचाप युग के हाथ से खाना खाते हुए खाने की प्लेट को पूरा फिनिश कर देती है। उसके बाद युग आरवी को लेकर अस्पताल गया। वहां पर एक लेडी डॉक्टर आरवी को चेक कर रही थी। रूम के अंदर युग खड़ा हुआ था। उस औरत ने आरवी को उसे हैरानी भी हुई थी क्योंकि यह लड़की दिखने में छोटी है और इसकी बॉडी पर जो निशान मिले हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है। उस लेडी डॉक्टर ने डरते हुए युग की तरफ देखा क्योंकि युग कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। उसका लुक गैंगस्टर वाला था। लेडी डॉक्टर समझ गई थी कि यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद रखना होगा वरना उसकी फैमिली के साथ साथ वह भी प्रॉब्लम में फंस सकती है। लेकिन उसने आरवी को देखते हुए उससे धीरे से पूछा, क्या यह आदमी तुम्हारे साथ फोर्सफुली करता है ये सब कुछ? ये सुनकर आरवी अपना सर नीचे कर लेती है और अपना सरना में हिलाते हुए धीरे से इनकार कर देती है। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, आपको इनसे कुछ दिन दूर रहना चाहिए। आपके इनर बॉडी हार्म हो रही है। क्या आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? ये सवाल डॉक्टर ने आरवी से धीरे से पूछा था। इस पर आरवी अब क्या ही जवाब देती क्योंकि युग और वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। उनका रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वह किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वह एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थी। आरवी युग को एक नज़र देखती है और फिर सिर नीचे कर लेती है। डॉक्टर ने यह इसलिए आरवी से पूछा था क्योंकि युग आरवी से एज में काफ़ी बड़ा लग रहा था। जिस तरीके के निशान आरवी की बॉडी में थे और उसका इंटीमेसी एरिया इंजर्ड हो गया था। आपको वाइल्ड रोमांस अवॉइड करना चाहिए, उस डॉक्टर ने युग की तरफ देखते हुए अपनी नॉर्मल टोन में कहा। आपकी वाइफ को इससे इनर प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाकर वह कंसीव नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसा ही चला रहा तो आपको उनके साथ पॉलिटल रहना चाहिए और जेटली यह सब कुछ करना चाहिए जब वह रेटिंग है। अदरवाइज आगे आपको पेरेंट्स बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनके इंटरनल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। युग ने अपनी तेज नज़र से डॉक्टर की तरफ देखा और गुस्से में बोला, जस्ट शट अप। युग की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वह डॉक्टर चुप हो जाती है। आरवी तो डर से कांप जाती है। तुम्हारा जो काम है वह करो, अदरवाइज मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा मैं। युग की धमकी सुनकर वह डॉक्टर चुप हो जाती है और युग से कुछ मेडिसिन लाने के लिए एक स्लिप देती है। युग उस डॉक्टर को एक नज़र देखा है। उस डॉक्टर ने वह स्लिप एक नर्स को दी। नर्स थोड़ी ही देर में मेडिसिन लेकर आए और डॉक्टर ने युग को समझा दी कि मेडिसिन कैसे देनी है और क्या क्या करना है। ये सुनकर युग ने आरवी को अपनी बाहों में उठा लिया क्योंकि उससे बिल्कुल भी यह मंजूर नहीं था कि वह लेडी डॉक्टर भी आरवी को छू रही है, उसके बॉडी के पार्ट्स को देख रही है, जो कि सिर्फ युग का हक था उसे देखना। युग ने आरवी को अपनी बाहों में उठा लिया। आरवी ने अपनी बाहें युग की गर्दन पर लपेट ली। वह उसे लेकर लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ। युग को आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आरवी को इतनी शर्म आ रही थी कि उसने अपना चेहरा तक उठाने की हिम्मत नहीं की। युग नीचे सर करके आरवी को देखता है और उसके होठों को चूमते हुए बोला, हम कार में तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। आरवी युग के शब्दों का मतलब समझ नहीं पाती है। युग जब उसे लेकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, आसपास की लड़कियां फुसफुसाते हुए बातें कर रही थी। वो युग को देख रही थी। युग की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि कोई भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता। युग ने आरवी को लेदर सीट पर धीरे से लेटा दिया। उसके बाद वह भी कार के अंदर बैठ गया और स्टार्ट कर दिया। युग के साथ साथ उसके पीछे और आगे 5-5 गाड़ियां चल रही थी। गाड़ियों का काफिला देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वह हॉस्पिटल छोटा था। युग जानबूझकर आरवी को एक रैंडम हॉस्पिटल में लेकर आया था कि यहाँ पर कोई भी उन्हें न जानता हो। आरवी चुपचाप बैठी हुई थी तो युग ने उसे अपने पास खींच लिया और ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर ने पार्टीशन लगा दिया। युग ने आरवी की ड्रेस को खींचते हुए उसकी बॉडी को देखते हुए कहा, ज्यादा हर्ट हो रहा है तुम्हें? युग के सवाल पर आरवी ने सर नीचे करते हुए धीरे से कहा, हम सर थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। युग ने आरवी के कान को खींचते हुए कहा, फिर तुम्हें किसने कहा है कि मेरी बात ना मानो? वहां पर ज्यादा जलन हो रही है तुम्हें? युग ने दोबारा सवाल किया तो आरवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। युग ने आरवी को लेदर सीट पर लेटा दिया और उसके बाद उसके पैरों को अपने शोल्डर पर रखते हुए चेक करने लगा। युग की हरकत को देखकर आरवी शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गई।
युग ने दवाई लिया जो डॉक्टर ने दिया था और उसे आरवी के स्वेलिंग एरिया पर अप्लाई करने लगा, जिससे आरवी को अच्छा महसूस हो रहा था, वरना आज उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में भी। देखते ही देखते रात हो गई। युग आरवी को लेकर रूम में आ गया। वहां पर युग ने आरवी को बेड पर धीरे से सुला दिया। उसने आरवी के कपड़ों को रिमूव कर दिया था और उसकी बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई करते हुए घूरने लगा। तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, अब तुम्हारी वजह से ही मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। तुम्हारी गलती की पनिशमेंट मुझे क्यों मिल रही है? तुम जानती हो ना कि मैं जब तक तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होता मुझे नींद नहीं आती। आरवी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। इसमें भी उसकी गलती है क्या? आरवी डरते हुए युग को देख रही थी और युग गुस्से में उसकी बॉडी पर जोर लगा देता तो भी आरवी उफ तक नहीं करती। युग आरवी के बगल में ही लेटा हुआ था। अब आरवी उसके शोल्डर पर अपना सर रख कर लेटी थी। उसने अपना फोन तक चेक नहीं किया था। आरवी ने धीरे से अपना फोन उठाया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि निशु ने उसे कितनी कॉल की थी और मैनेजर की भी कॉल आई थी। आरवी धीरे से उठकर बैठ गई। एक नज़र युग को देखकर उसने टॉवल से खुद के बदन को लपेटा और फिर वहां से उठकर जाने लगी। मेडिसिन के असर की वजह से उसकी बॉडी में अब पेन काम हो गया था। बालकनी में पहुंचकर आरवी ने निशु को कॉल किया। निशु ने 1 सेकंड में कॉल पिक कर लिया और गुस्से में बोली, कहाँ मर गई थी तू? मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? जिंदा तो है ना? ये सुनकर आरवी ने डरते हुए कहा, प्लीज धीरे बोल, मैं उनके पास हूँ। इस वजह से कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। अब क्या तेरी सांसों पर भी उस आदमी का हक है? इतना भी क्या डर रही है? मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा कहीं उस दरिंदे ने कुछ कर तो नहीं दिया तेरे साथ। निशु ऐसा मत बोल और यह बता कि तू क्यों कॉल कर रही थी मुझे? कोई काम था क्या? आरवी धीरे से बोली, ना कोई काम नहीं था, बस मैं जानना चाहती थी कि तू ठीक तो है ना? ओके निशु, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। मैं मैनेजर से बात कर लेती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है वरना सर गुस्सा करने लगेंगे। इधर निशु ने भी कॉल कट कर दिया। आरवी ने मैनेजर को कॉल किया और दूसरी तरफ से मैनेजर ने कॉल पिक किया। सर आई एम सॉरी, मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया। दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा, तो तुमने अब कॉल पर किया है? कहाँ थी तुम? आज काम पर क्यों नहीं आई? तुम जानती हो ना कि आने वाले 1 हफ्ते में हमारे होटल में कितनी बड़ी पार्टी है और कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी पर नहीं था। लेकिन तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मुझे बता दो, पहले ही मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लेता हूँ। मुझे लापरवाह और अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। मैनेजर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आरवी ने धीरे से कहा, सॉरी सर, दोबारा से कभी नहीं होगा। मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी, आप इतना गुस्सा मत करिए, आरवी ने सहमी हुई आवाज में कहा। तभी किसी ने आरवी की कमर पर अपना हाथ रखा। आरवी सहम सी गई और युग की गुस्से भरी सांस उसे अपनी कानों पर महसूस हो रही थी, जिससे आरवी की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया। 26 युग की डिजायर। आरवी पड़ी मुश्किल में। अब आगे आरवी जब फोन पर अपने मैनेजर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही थी, उसे सॉरी बोल रही थी, उस वक्त बालकनी में उसे एक कोल्ड वाइब महसूस हुई। जैसे ही उसके कानों में युग की गुस्से भरी आवाज गई, आरवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युग के हाथ उसकी कमर पर थे। युग ने आरवी के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपने गरजती हुई आवाज में कहा, यहाँ पर तुम किससे बातें कर रही हो? फोन पर कौन है तुम्हारे साथ जिसे मना रही हो तुम? आरवी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने धीरे कहा, सर आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए ताकि तुम अपने आशिक से बातें कर सको। जब मैं तुम्हारे साथ बेड पर लेटा हुआ हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हें कोई भी कॉल करना है तो मेरे सामने करना होगा। उससे बात करने के लिए तुम्हें पर्सनल स्पेस की जरूरत क्यों है? तुम्हारी जिंदगी पर मेरा हक है, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ और सिर्फ युग भारद्वाज का हक है। तो फिर तुम मेरी परमिशन के बिना बेड से उतरकर बालकनी में आई तो आई कैसे? और चुपके चुपके तुम ऐसी कौन सी बातें कर रही हो जो मेरे सामने नहीं कर सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पीठ पीछे किसी और शख्स के साथ भी तुम फिजिकल हो रही हो? युग इतने गुस्से में ये सब कुछ बोलते हुए आरवी की कमर पर पिंच करता है तो आरवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरवी ने रोते हुए कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वह मेरे बॉस का कॉल था। आज मैं काम पर नहीं गई थी जिस वजह से वह मुझे डांट रहे थे और मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी। आप चाहे तो मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हैं और मैं आपके सामने बात इसलिए नहीं कर रही थी ताकि आप मेरी आवाज़ सुनकर डिस्टर्ब ना हो जाए।
कहीं मैं आपको परेशान ना कर दूं सर, बस इसलिए मैं बाहर आ गई थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपसे दूर जाने का। जब मुझे मालूम है कि आप गुस्सा हो जाते हैं तो मैं क्यों आपसे दूर जाऊंगी। आप गलत सोच रहे हो सर, मैं किसी और के साथ फिजिकल नहीं हो रही हूँ। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही फिजिकल होती हूँ। आरवी ने युग के सामने खुद को खोलकर रख दिया था। युग ने आरवी को गुस्से से अपनी तरफ जैसे ही पलटा, उसने आरवी का चेहरा देखा जो रो रो कर लाल पड़ गया था। आरवी की आंखों में खुद के लिए ऐसा डर देखकर युग के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आरवी का हाथ पकड़ लिया और फिर जोर से दबाते हुए बोला, आइंदा अगर यह गलती की तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये सिर्फ एक महज धमकी नहीं है तुम्हें। ये सुनकर आरवी अपना सर हाँ में हिला देती है। युग उसे लेकर वापस कमरे में पहुंच गया। युग ने आरवी को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में खुद लेटा हुआ था। आरवी का सर उसके चेस्ट पर था। वह चुपचाप सी लेटी हुई कुछ सोच रही थी। आज तो वह बाल बच गई। अगर युग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता तो वह फिर उसके साथ कुछ ऐसा करता जो आरवी दोबारा नहीं बर्दाश्त कर पाती। इधर युग के हाथ आरवी की बैक पर थे और वह उसे सहलाने लगा। युग ने आरवी का चेहरा देखा। आरवी को अपने पास महसूस कर उसे बेचैनी हो रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, युग को तलब महसूस हो रही थी आरवी की। अब वह उसे इतना एडिक्टेड हो गया था कि जब तक उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर लेता वह बेचैन हो जाता था। इधर युग ने आज अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। वह आरवी के साथ रूम में ही था। युग से जब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह ड्रिंक करने लगा, स्मोकिंग करने लगा, जिससे आरवी को प्रॉब्लम होने लगी और वह खांस रही थी। टुकुर टुकुर युग को देख रही थी पर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। युग ने आरवी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे ऐसे मत देखो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ करने लगूंगा। तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी तड़प हो रही है। चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम्हारे बॉडी पर हावी हो जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए युग ने अपनी नजरें फेर ली क्योंकि उसकी नजरें आरवी की पतली सी कमर पर टिकी हुई थी जो उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वही आरवी डर जाती है और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेट गई। आज जिस हालत में थी युग उसके अगर जरा भी करीब आ गया तो आरवी के लिए यह इतना मुश्किल हो जाएगा कि वह शायद 1 महीने तक बेड से ना हिल पाए। वही युग धीरे धीरे कर खुद को शांत करने लगा। युग ने अपनी शर्ट तो पहले ही उतार दी थी, अब उसने अपनी पैंट को भी रिमूव कर दिया और बेड पर लेटा हुआ था। आरवी के बिना उसे नींद नहीं आती, इसलिए उसने आरवी को अपने पास खींच लिया। आरवी की बॉडी पर भी कपड़ा नहीं था क्योंकि युग उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा रात में बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे आरवी अपने पास, अपने नजदीक, बिना कपड़ों के ही चाहिए। आरवी को युग की हरकत अजीब लगती थी लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बोलती। युग जब आरवी को अपने करीब करता है तो दोनों की बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। युग के बदन से तपती गर्मी महसूस होने लगी आरवी को। उसने युग का चेहरा देखा जो पसीने से भरा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि युग खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। आरवी को समझ में नहीं आता था कि फिजिकल होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या ये रोज रोज करना इतना जरूरी होता है? अगर हम 1-2 दिन मिस भी कर देंगे तो उसे कुछ नहीं जाएगा। ऐसा सोचते हुए वह चिढ़ जाती है और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है क्योंकि युग अगर उसे ऐसे ही देखता रहा तो बहुत महंगा पड़ेगा या फिर उसे अपने साथ कुछ करने के लिए फोर्स करेगा। युग ने जब आरवी की हरकत देखी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इस लड़की की वजह से वह यहाँ पर तड़प रहा है और यह वहाँ पर सो रही है। आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सो ही तो रही थी। युग ने गुस्से से आरवी को देखते हुए कहा, उठो और मुझे कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं। युग की बकवास बात सुनकर आरवी ना चाहते हुए भी वह सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्या कर सकती है जिससे युग सेटिस्फाइड हो जाएगा। कहीं वह उसको उस चीज के लिए तो नहीं बोल रहा। आरवी बिल्कुल भी वह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जानबूझकर सिकुड़कर सो जाती है। युग ने दांत पीसते हुए आरवी को अपने करीब किया और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे रूडली किस करने लगा, जिससे आरवी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी। युग ने उसे अपनी ओर नजदीक कर लिया और उसके ऊपर आ गया। उसने आरवी के बदन के साथ एक बार फिर से खेलना शुरू कर दिया, जिससे आरवी हैरान हो गई और उसने युग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज आज रहने दीजिए। कल मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी।
मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। आरवी के पेट में दर्द हो रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि युग उसके साथ आज ये सब कुछ करे। युग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ये सब नहीं करूंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसा बोलते हुए युग उसकी गर्दन पर चूम लेता है। आरवी ने युग के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, मुझसे नहीं होगा आज कुछ भी। युग ने आरवी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कुछ कर सकती हो मेरे लिए, तुम्हें ये करना ही होगा। ऐसा बोलते हुए युग गुस्से में उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। उसके बाद उस कमरे में युग की मदहोश फुसफुसाते हुए आवाजें गूंजने लगी। युग की गर्दन पर पसीने की बूंदें थी। उसने आरवी के बाल कस के मुट्ठी में भर लिए। 27 सर, वो मुझे मार डालेगा। युग ने आरवी को चूमा। अब आगे। अगली सुबह युग और आरवी दोनों ही सो रहे थे। अभी सुबह के 4 बजे होंगे कि आरवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कल पूरा दिन सोने की वजह से उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। वह खुद को युग की बाहों में देखती है। युग ने उसे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि आरवी को लगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। आरवी का गाल थोड़ा सूज गया था। वह युग का फेस देखती है। युग सोते हुए एक नॉर्मल पसंद की तरह ही लग रहा था, लेकिन जब उसकी आंखें उसे घूरती थी तो आरवी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आरवी ने धीरे से उठने की कोशिश की। युग का हाथ जो उसकी पीठ पर था वह धीरे धीरे फिसलने लगा। आरवी एक चूहे की तरह युग के नीचे से निकल गई। उसने अपने बदन को ब्लैंकेट से ढक लिया। जैसे ही युग की बॉडी पर उसकी नजर गई, वह शर्म से लाल हो गई। उसे क्या क्या करना पड़ता है इस आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसने तो कभी भी ऐसा नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। आरवी धीरे से उठ गई। फिर वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। खुद को मिरर में देखकर आरवी को बहुत शर्म आ रही थी। किसी भी आदमी को इतने नज़दीक से छूना, उसे महसूस करना आरवी के लिए अनाइंग फीलिंग थी, क्योंकि वह किसी के भी करीब नहीं गई थी युग से पहले। उसे अब धीरे धीरे युग की आदत होने लगी। आरवी जब शावर लेकर बाहर आती है तो उसने खुद को टॉवल से लपेटा हुआ था। वह मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को बना रही थी। उसके बालों में हल्का दर्द हो रहा था क्योंकि युग ने उसके बाल पकड़े थे। आरवी युग की शुक्रगुजार भी थी कि उन्होंने कल उसके साथ कुछ ज्यादा नहीं किया। वह युग को ही देख रही थी, बेड पर लेटे हुए। आरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, खुद को मिरर में देखते हुए उसने फील किया कि अब उसका चेहरा ग्लो कर रहा है और उसकी बॉडी भी डेवलप हो रही है। उसकी बॉडी पर कुछ हिस्सों पर मांस आने लगा था। आरवी अब युग की अलमारी खोलती है और उसमें से कपड़े निकालने लगी। आरवी ये देखकर हैरान भी थी कि उसके साइज के हर कपड़े वहां पर मौजूद थे। उसके प्राइवेट कपड़े का भी एक अलग से बॉक्स था। आरवी ने जब वह ट्राई किया तो वह बिल्कुल उसे फिट आ रहे थे। आरवी यह सोच रही थी कि युग को उसका साइज कैसे पता है। फिर उसे याद आता है कि युग को नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा, क्योंकि यही तो शख्स है जो उसके इतना नजदीक आता है, उसकी बॉडी के हर पार्ट को छूकर महसूस करता है, टटोलता है, जिससे आरवी को कभी कभी तो डर लगने लगता है कि युग उसकी कोई हड्डी ना तोड़ दे। आरवी धीरे धीरे कर युग के पास आई। उसने कैजुअल शर्ट के साथ स्कर्ट पहन ली थी। आरवी ने टाइम देखा तो 5 बज गए थे। उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, लेकिन इतनी सुबह सुबह उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर वह अपना पेट धीरे से सहलाकर युग के करीब आई। फिर उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से उसके कान में बोली, सर, क्या मैं काम पर जा सकती हूँ? लेकिन युग इतनी नींद में था कि उसने सुना ही नहीं। आरवी ने युग के गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से युग को उठाते हुए उसे परमिशन लेने लगी। सर सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपके कान में बोल रही हूँ। आरवी इतनी मासूम सी आवाज में ये बोलती है, लेकिन युग नहीं उठता है। आरवी युग के ऊपर और झुक गई और युग के होठों पर किस कर देती है। सर सुनिए, क्या मैं जा सकती हूँ? युग जब अपनी आंख नहीं खोलता है तो आरवी युग से दूर हो जाती है। वह नहीं चाहती थी कि युग की नींद खराब हो जाए उसकी वजह से, वरना वह गुस्सा हो जाएगा। आरवी धीरे से अपना पस उठाती है और फिर रूम से बाहर आ गई। कल से उसकी हालत ठीक थी। आरवी बाहर आई तो एक नौकरानी ने उसे देखा। उस नौकरानी ने आरवी को देखते हुए कहा, मैम, क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं? ये सुनकर आरवी ने कहा, ब्रेकफास्ट? क्या सुबह सुबह कुछ मिल सकता है खाने के लिए? उस नौकरानी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैम, आप सिर्फ 20 मिनट वेट करिए डाइनिंग टेबल पर, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं।
ये सुनकर आरवी ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर वह अपना फ़ोन चलाने लगी। आरवी रील्स को स्क्रॉल करते हुए यही सोच रही थी कि क्या उसे भी रील पोस्ट करनी चाहिए किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर। 20 मिनट के अंदर खाना आरवी के सामने रख दिया गया था। उस खाने को देखकर तो आरवी के मुंह से लाल टपकने लगी उसके बाद वह अपने छोटे छोटे हाथों से खाना स्टार्ट कर देती है। वही युग का लेफ्ट हैंड विक्रांत अंदर आ रहा था। उसने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आरवी को देखा, वह अपनी गन पर हाथ रख उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में आरवी को शूट करने का ख्याल आ रहा था। आरवी डर गई। विक्रांत आरवी के पास आया और उसे घूरने लगा। आरवी उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी, इतना डरावना था ये शख्स। आरवी ने विक्रांत को एक नज़र देखा और फिर दोबारा खाने लगी। विक्रांत खुद से ही बोल रहा था, आखिर बॉस को इस हड्डियों के ढांचे वाली लड़की में क्या पसंद आ गया। इसके पास तो ना ही सेडक्टिव बॉडी है और ये तो इस लायक भी नहीं है कि बॉस इसके आसपास घूम भी सके। ये बॉस के बिस्तर पर कैसे पहुंची? जरूर इस लड़की में गड़बड़ है। आरवी ने देख कि युग उसे लगातार घूर रहा है, तो उसने धीरे से कहा, सर अगर आपको भूख लगी है तो आप खा ले। आप लगातार मेरा खाना क्यों घूर रहे हैं? विक्रांत ने आरवी को सुना तो उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम और मेरे बॉस की जिंदगी में क्यों आए हो? आरवी ने जैसे ही यह सुना वह कंफ्यूज हो गई। उसने अपनी गन निकालकर आरवी के फोन पर पॉइंट कर दी। वह बहुत गुस्से में था। आरवी की आंखों में आंसू आ गए। अब वह बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाए और अपनी जगह से खड़ी हो गई। सर करते हुए वह युग के रूम की तरफ भागने लगी। आरवी एकदम से युग के ऊपर कूद गई और उसे लिपटे हुए उसने रूम के दरवाजे की तरफ देखा। आरवी थर-थर कांपने लगी। सर, वो मुझे मार डालेगा। युग उठ गया था। वह खुद ही उठकर बैठ गया। उसने कुछ मिनट तक आरवी को रोते हुए देखा और फिर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, किससे इतना डर रही हो तुम? आरवी युग से लिपटते हुए बोली, सर वो उसके हाथ में गन भी है, मुझे बचा लीजिए। युग ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, वहाँ कोई नहीं है। सर वहाँ पर है, अभी उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। सर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। युग ने देखा कि आरवी कैसे उस पर चढ़कर बैठी हुई है। ये देखकर उसने आरवी को चूम लिया। 28 आरवी को युग ने मारा, कॉन्ट्रैक्ट से आज़ादी चाहिए तुम्हें। अब आगे विक्रांत ने जब आरवी को धमकाया था तब आरवी इतना ज्यादा डर गई थी कि वह युग के ऊपर कूद गई थी और उससे लिपट गई थी। वह बार बार युग से यही बोल रही थी कि वह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर। पर युग ये सोच रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत कि उसके ही अड्डे पर उसकी औरत को धमका रहा है। युग ने आरवी को किस किया और उसके बाद उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, डॉन तिस्कॉयद, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। युग के शब्दों को सुनकर आरवी ने कांपते हुए कहा, लेकिन सर, उस आदमी ने ना मेरे फोन पर गन को रख दिया था और मुझसे कहा कि मैं कौन हूँ। आरवी युग से विक्रांत की शिकायत कर रही थी। विक्रांत समझ गया था कि जरूर यह उसके ही आदमी में से किसी एक का काम है, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई अनजान शख्स कदम भी नहीं रख सकता। युग की आंखें सर्द हो गई। उसने आरवी को देखा और फिर बोला, तुम रेडी होकर कहाँ जा रही थी? आरवी ने सर नीचे करते हुए कहा, सर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद मैं होटल जाने वाली थी। मैंने आपको जगा कर बताया भी तो था, पर आप बहुत गहरी नींद में थे। मैंने आपको किस भी किया था सर, क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं? आरवी युग से सवाल पूछती है। युग ने आरवी को देखते हुए कहा, तुमने मुझे किस किया जब मैं नींद में था? इस पर आरवी अपना सर हाँ में हिला देती है। युग उसे अपने नजदीक कर लेता है और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर फील कर रही है? क्या आज भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? आरवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सर मैंने मेडिसिन अपने पर्स में रख ली है और मैं इन्हें टाइम पर ले लूंगी। पर सर मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? वह आदमी अभी भी बाहर खड़ा होगा और मुझे मार डालेगा। विक्रांत की वह डरावनी आंखों को याद करते हुए आरवी बोल रही थी। उसे वाकई में बाहर जाने से अब डर लग रहा था। युग बेड से खड़ा हुआ। आरवी ने युग को देखा। युग अभी उसके सामने निर्वस्त्र था। युग को ऐसे देखकर आरवी शर्मा जाती है और अपनी नजरें इधर उधर करती है। युग के फेस पर नॉटी स्माइल आ गई और उसने टॉवल अपनी कमर पर होल्ड कर लिया। फिर आरवी को अपने पास खींचते हुए बोला, चलो बाहर चलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कौन हाथ लगाता है। आरवी भी युग को पकड़कर लटक जाती है और डरते हुए बोली, सर प्लीज मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
युग ने आरवी की कमर को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उसे लेकर बाहर आया। युग ने अपनी सरसरी नजर चारों तरफ घुमाई। युग ने आरवी को देखते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी से डर रही हो तुम? आरवी ने चौंकते हुए उस तरफ देखा तो वहां पर वाकई में कोई नहीं था। आरवी ने धीरे से कहा, लेकिन सर, वह अभी यहीं पर था। वह मुझे मार डालेगा। युग इतना तो समझ गया था कि यह उसके ही आदमियों में से किसी एक का काम है, पर वह आरवी से कुछ भी नहीं बोलता है। उसने आरवी के गालों को खींचते हुए कहा, जाकर तुम ब्रेकफास्ट करो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। वह फिर से आ गया तो आरवी युग के ऊपर और ज्यादा चढ़ गई थी, जिसे देखकर युग ने गहरी सांस छोड़ी और फिर सोचने लगा कि वह इस लड़की की बात क्यों मान रहा है। युग गुस्से में आकर आरवी को डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी, ये देखकर उसने आरवी को नहीं डांटा। वह उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। युग ने आरवी को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहा, ब्रेकफास्ट करो। आरवी की सारी भूखी मर गई थी डर की वजह से, पर फिर भी उसे एनर्जी तो चाहिए ही थी और खाने को देखते ही वह सारा डर भूल गई और चुपचाप खाने लगी। युग उसे देख रहा था और बस एकटक देखे ही जा रहा था। आरवी के मुंह से खाना गिर गया और उसने हड़बड़ाते हुए युग की तरफ देखा। ये देखकर युग के होठों के कोने मुड़ गए, लेकिन तुरंत उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने आरवी को घूरते हुए कहा, तुम्हें खाने के मैनर्स भी नहीं है। सॉरी सर, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए वह खड़ी हो गई। युग ने उसे डांटते हुए कहा, हमेशा खाना फिनिश करके ही अपनी जगह से उठा जाता है। युग की डांट सुनकर आरवी वापस से चेयर पर बैठ गई और चुपचाप खाने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कभी बोलते हैं कि इसे साफ करो तो कभी बोलते हैं कि खाना खाकर उठाना चाहिए। मैं मासूम सी जान क्या करूंगी। वहीं युग ने जब आरवी को बदबदाते हुए सुना तो उसने गुस्से से कहा, तुम मन ही मन क्या बोल रही हो? आरवी ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, मैं तो ये सोच रही थी कि वो कहाँ चला गया आदमी जो मुझे धमका रहा था और मुझे बोल रहा था कि तुम कौन हो। कहीं वह आपके जाने के बाद फिर से आ गया सर? तो आरवी इतनी मासूमियत से यह बोलती है कि युग एकटक उसे देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह आरवी को अपने पास खींच लेता है, जिससे आरवी को कुछ चुभने लगा। आरवी शर्मा जाती है और सर नीचे झुकाते हुए वह धीरे से बोली, सर, आपको जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए, आपकी बॉडी बहुत गर्म है। उसे चुभने लगा और वह शर्मा कर सर नीचे झुका लेती है। युग आरवी की शर्ट के अंदर अपना हाथ डालते हुए बोला, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। युग आरवी के कान में फूंक मारते हुए बोला। इस पर आरवी कुछ भी नहीं बोलती। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे जाना होगा, मैं लेट हो जाऊंगी। युग ने गुस्से में आरवी की कमर पर जोर से पिंच किया। आरवी ने उछलते हुए कहा, सर प्लीज मान जाए, मैं रात में आकर आपको खुश करूंगी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। युग ने आरवी को देखते हुए कहा, क्या वह होटल का मैनेजर तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर आरवी ने धीरे से कहा, सर, मैं वहां पर काम करती हूँ। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगी तो बहुत गुस्सा भी करेंगे और मुझे काम से भी निकाल देंगे। तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? अब तुम मेरे पास रहो और तुम्हें जरूरत का हर सामान यहाँ पर मिल जाएगा। फिर तुम्हें अब नौकरी क्यों करनी है? युग के सवाल पर आरवी ने युग से दूर होते हुए कहा, सर, हमारे बीच सिर्फ 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने उसके बदले मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तब मेरी मदद की और मैं आपके साथ जब तक रहूंगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन युग को ये सुनकर इतना तेज गुस्सा आया था कि उसने आरवी की बाजू कसकर पकड़ ली। आरवी की दर्द से आह निकल गई। सर, यह क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। युग ने दांत पीसते हुए आरवी को अपने करीब किया और उसके बाल पकड़ लिए। वह गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें जो 20 लाख रुपए दिए, क्या तुमने वह पूरे खर्च कर दिए? आरवी ने दर्द से कराहते हुए कहा, सर, वह तो मैंने डॉक्टर को दे दिए थे और अपने भाई की दवाइयाँ के लिए मुझे काम करना ही होगा। मैं आपसे और मदद नहीं ले सकती हूँ, वरना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। आरवी ने अभी इतना ही कहा था कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। आरवी की चीख निकल गई। वह अपना सर घुमाकर उसे तरफ देखती है तो ये थप्पड़ उसे किसी और ने नहीं, युग ने मारा था। आरवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने गाल पर अपने हाथ रख लिया। उसका गाल से लावा निकल रहा था। आरवी के होठों पर कट भी लग गया। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि युग ने उसे थप्पड़ मारा।
पर उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि सर को इतना गुस्सा आ गया। आरवी का सिर घूम गया था। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया। युग ने गुस्से से अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। आरवी डर गई और जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपना पर्स उठाया और वहां से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर युग ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी गलती क्या थी? आरवी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अब वह यहाँ से इतनी दूर भाग जाना चाहती थी कि युग उसे ढूंढ ना पाए। युग गुस्से से कमरे में गया और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद किया। युग सीधा बाथरूम में गया और वहां पर जाकर उसने गुस्से में वॉल पर 2-3 बार 5 मरे और जोर से चिल्लाया, तुम्हें आज़ादी चाहिए मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें वह आज़ादी। आरवी ऑटो में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी और अपने गाल पर रुमाल रखकर दर्द को कम कर रही थी। युग के उंगलियों के 5 निशान उसके गालों पर छप गए थे। आरवी के होंठ कांपने लगे। ऑटो वाले ने जब आरवी की यह हालत देखी तो उसने उससे सवाल किया, मैम साहब आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? आपके घर वालों ने आपको मारा है क्या? देखिए घर वाले तो हम पर गुस्सा करते ही हैं, पर वह हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं ये। आरवी ने ऑटो वाले को देखा पर कुछ बोली नहीं। आरवी ऑटो से उतर गई और उसने ऑटो वाले को पैसे दिए। आरवी ने अपने आंसू पोंछे और होटल के अंदर चली गई। आरवी सबसे पहले मैनेजर के पास गई उसे इन्फॉर्म करने के लिए। मैनेजर ने आरवी को देखा तो वह गुस्से से उससे बोला, रिजाइन देने आए हो तुम? इस पर आरवी ने सर नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी अगर मुझे नहीं आना होगा तो। मैनेजर ने आरवी को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी उसकी नज़र आरवी के गाल पर गई जिस पर उंगलियों के 5 निशान छपे हुए थे और उसका गाल सूज गया था। ये देखकर मैनेजर की आंखें सिकुड़ गई। उसने आरवी से और कोई सवाल नहीं किया। आरवी जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और अपने काम में लग गई। काम होटल में ज़्यादा था क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर एक लग्जरियस ग्रैंड पार्टी होने वाली थी और स्पेशल गेस्ट ने पूरा होटल बुक कर लिया था। एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे वह सब, इसलिए सब केयरफुली काम कर रहे थे और मैनेजर खुद उनके काम पर अपनी नज़र रख रहा था, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो मैनेजर के ऊपर ही सारा भांडा फूट जाएगा। और जो गेस्ट इस होटल में आने वाले हैं उनको नाराज करना वह अफोर्ड नहीं कर सकते। वह चाहते थे कि उनके गेस्ट खुश होकर यहाँ से जाए ताकि उनके होटल की रेटिंग बढ़े, जिससे उनके होटल को बेनिफिट होगा। आरवी अभी शादी की तरह काम में बिजी हो गई थी और उसने अपना फ़ोन उठाकर नहीं देखा। आरवी के दोस्त का कॉल आया था पर आरवी ने उसके कॉल को अवॉइड कर दिया। आरवी पूरा दिन काम में बिजी थी और देखते ही देखते शाम हो गई। रोज की तरह आरवी ने आकर अपनी कॉफ़ी पी। जब वह वहाँ से जाने लगी तो मैनेजर वहाँ पर आ गया। मैनेजर के वहाँ पर आने से आरवी उठकर जा नहीं पाई। मैनेजर ने आरवी से पूछा कि तुम्हारे गाल पर उंगलियां को निशाना क्यों है? इस पर आरवी ने अपने गाल को छुआ और धीरे से बोली, सर वह। इतना बोलने के बाद वह क्या ही बोलती उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैनेजर ने आरवी से कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारा गाल सूख चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मसल्स डैमेज ना हो गई हो, एक बार जाकर तुम डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। आरवी ने मैनेजर को तरफ देखते हुए थैंक यू कहा और फिर उठकर वहां से चली गई। आरवी आज बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह निशु के घर पर पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और कुकिंग करने लगी। अभी उसे युग का कोई मैसेज नहीं आया था। आरवी चाहती थी कि आज युग का कोई मैसेज आए भी ना, क्योंकि युग ने आज उसे थप्पड़ मारा था, जिससे आरवी बहुत डर गई थी उसके करीब जाने से। निशु जब आए और उसने जब आरवी को अपने कमरे में देखा तो वह खुश हो गई। उसने जाकर आरवी को हक करते हुए कहा, आरवी कहाँ थी तू? आरवी ने जैसे ही अपना चेहरा निशु की तरफ किया, ये देखकर निशु ने जल्दी से उसकी गाल पर हाथ रखा और बोली, ये किसने किया? आरवी ने सर नीचे कर लिया और धीरे से रूंधी आवाज में बोली, सर ने मुझे थप्पड़ मारा। आरवी के शब्दों को सुनकर निशु ने गुस्से से कहा, लेकिन क्यों? वह आदमी खुद को समझता क्या है? अगर उसने पैसे दिए हैं तो तुम भी तो उसे अपनी बॉडी देती हो यूज करने के लिए। तुम पर हाथ उठाने का हक उसे नहीं है। आरवी ने निशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, निशु मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है और पूरी तरीके से उन्हें खुद को सौंप दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी तुझे मारेगा, पिटेगा और तू वह टॉर्चर बर्दाश्त करेगी। तुम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम, न ही हस्बैंड एंड वाइफ हो। उसका तुम पर कोई हक नहीं है।
क्योंकि तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक डील हुई है, और इस डील का मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती हो। वह आदमी कोई नहीं होता तुम पर हाथ उठाने वाला। निशु बहुत गुस्से में थी। आरवी ने सर नीचे करते हुए कहा, निशु गुस्सा मत कर, शायद सर को कोई मेरी बात बुरी लग गई होगी, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मुझे आदत है इन चीजों की। इधर बार का मैनेजर बहुत गुस्से में था। वह आरवी को कुछ बोल भी तो नहीं सकता कि यह लड़की क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके सर के ऊपर युग भारद्वाज का हाथ था। इस लड़के की अकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कल भी वह 2 कौड़ी की थी और आज भी उसकी हैसियत सिर्फ 2 कौड़ी की है। 29 आरवी ने किया युग को इग्नोर, बिस्तर गर्म करने की मशीन। अब आगे आरवी इधर निशु के साथ बैठकर बातें कर रही थी और खाना खा रही थी। डिनर करने के बाद वह दोनों वॉक के लिए नजदीक के पार्क में चली गई। वहां पर वह दोनों वॉक करते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। निशु की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। निशु को अपने घर पर थोड़े पैसे भेजने थे और पहले ही वह सारे पैसे ले चुकी थी। वह थोड़ी परेशान थी, इसलिए आरवी उसका हाथ पकड़कर चलते हुए उसे यह बोल रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज कर लूंगी। ये सुनकर निशु ने आरवी से कहा, आरवी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए ही पैसे तुम बहुत मुश्किल से लेकर आती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाई की दवाई के लिए तुम्हें रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन चीज़ों के लिए मैं तुम्हें प्रॉब्लम में कभी नहीं डालूंगी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें रोज खुद को एक शख्स को सौंपना पड़ता है, न चाहते हुए भी उसके साथ बिस्तर गर्म करना पड़ता है। आरवी की आंखें नम हो गई और उसने निशु से कहा, निशु डोंट वरी, यह मेरी जिंदगी है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। शायद यही मेरी हकीकत है और मैं वह दिन नहीं भूल सकती जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था खाने के लिए। रेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तब तुम थी जिसने मेरा रेंट पर दिया, मुझे खाने के लिए खाना दिया, और आज जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो निशु, तुम फिक्र मत करो, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा। मैं अपने बॉस से एडवांस के लिए बात करूंगी, वह बहुत अच्छे हैं, शायद मान भी जाए। निशु आरवी को देखते हुए बोली, आरवी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता है तो तुम निराश मत होना, पर अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरी भी हमदर्द सिर्फ तुम ही हो। तुमसे ही मैं रो सकती हूँ, तुमसे ही अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। शायद मेरी फैमिली ने भी मुझे कभी इतनी अहमियत नहीं दी, उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और इसी के लिए उन्होंने मुझसे रिलेशन रखा है। जिस दिन मैंने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया उस दिन ही वह सारे रिश्ते तोड़ देंगे मुझे से। आरवी ने निशु को देखते हुए कहा, निशु डोंट टी वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स तो है ना तुम्हारे पास, भले ही वह तुमसे प्यार नहीं करते लेकिन कभी तो उन्हें एहसास होगा कि तुम उनके लिए क्या क्या करती हो। निशु ने इमोशनल होकर कहा, आरवी रहने दे, बचपन से सब कुछ सहती आई हूँ और आज भी बस मुझे सहना ही है। मॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और डे ड्रिंक करते थे, कभी किसी ने हमारी कदर नहीं की। मैं सिर्फ अपने छोटे भाइयों के लिए घर पर पैसे देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में है या नहीं। काश वो नहीं होते तो मुझे तसल्ली तो रहती। निशु के मन में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि वह चाहती थी कि वह मर जाए। आरवी ने निशु को समझाते हुए कहा, निशु तुम ये गलत सोच रही हो, वह तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर पेरेंट्स का हाथ सर पर ना हो तो दुनिया कैसे फायदा उठाती है। हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती, कोई नहीं होता हमारे आंसू पोंछने के लिए। निशु ने आरवी को देखते हुए कहा, आरवी तुम्हारी तरह मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वह मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, टॉर्चर करते हैं मुझे मेंटली और फिजिकली। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैंने रात रो रो कर निकाली है। मेरी मॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी के चलते वह मुझे टॉर्चर करती थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या क्या टॉलरेट किया है। चलो छोड़ो, हम इस बात में बात ही नहीं करनी चाहिए। निशु ने बात टालते हुए कहा, आरवी मेरी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तेरी जिंदगी में पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती कि तू और स्ट्रेस ले। आज तुझे चैन की नींद लेनी चाहिए। अभी तक उसका कॉल नहीं आया है तुझे?
आरवी ने अपना फोन चेक किया। वाकई में उसे युग का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इसलिए वह रिलैक्स होकर निशु के साथ बातें करते हुए पार्क में घूम रही थी। फिर उन दोनों ने गोलगप्पे का ठेला देखा जो पार्क से बाहर लगा हुआ था। वहां पर जाकर उन दोनों ने गोलगप्पे खाए। आरवी के पास जो पैसे थे उससे उसने निशु को भी गोलगप्पे खिलाए और खुद भी दिल भरकर गोलगप्पे खाए। आजकल उसकी जेब में थोड़े पैसे रहने लगे थे। उसे अब ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था। आरवी गप्पे खा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि शायद कोई तो है जो उसे देख रहा है। निशु ने सर नीचे करते हुए कहा, आरवी तुम उस बार में काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? इस पर आरवी का मुंह बन गया। मैं भी वहां पर काम नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे कोई नई जॉब मिल जाएगी नाइट शिफ्ट की, मैं उसे करने लगूंगी और बार का काम छोड़ दूंगी। मुझे भी वहां जाना अच्छा नहीं लगता है। वहां पर बहुत गंदी पर्सनैलिटीज आती है और लड़कियां वहां पर कमरे में जाकर लोगों को सेटिस्फाइड करती है अलग अलग तरीकों से। उन्हें देखकर मुझे घिन आती है। युग सर जैसे भी हो, लेकिन वह मुझे हर किसी के करीब नहीं जाने देते हैं और मैं सिर्फ उनके पास ही जाती हूँ। मुझे हर एक शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भी मैं युग जी के साथ सेफ हूँ। कभी कभी तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आज भी उन्होंने मुझे डांटा था और गुस्सा भी किया था मुझ पर। निशु ने आरवी का गाल देखते हुए कहा, उन्होंने तुझे मारा भी है? सही कहा ना मैंने, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर खड़ी होकर उनकी तरफदारी कर रही है बेशर्मों की तरह। मुझे समझ में नहीं आता है कि तू उस इंसान की तरफदारी कैसे कर सकती है जिस इंसान ने तेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, जिसने तेरी आबरू को बर्बाद करके रख दिया है। आरवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने निशु से कहा, निशु तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ रही। अगर मैं उस मैनेजर के अंदर रहती जो बार में काम करता है, वह अभी तक मुझे कितनों के हाथों बेच चुका होता। ना जाने कितनों के साथ मुझे फिजिकल होना पड़ता और भी बहुत कुछ करना पड़ता। वहां पर लड़कियां यही सब कुछ करती है और यही उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। वह उसे एक्सेप्ट करके उसी को अपनी जिंदगी मानकर जीने लगती है। कॉल गर्ल का काम करती है वहां पर लड़कियां। इनडायरेक्टली वह मैनेजर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उनसे ये सब कुछ करवाता है। अगर मिस्टर युग मेरे करीब नहीं आते या वह मुझे नहीं मिलते, तो शायद पैसों के लिए मुझे भी उन लड़कियों की तरह न जाने कितने ही मर्दों के साथ सोना पड़ता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ निशु, 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है और उस मैनेजर ने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन उसके लिए वह मुझसे क्या करवाने वाला था मैं ये भी जानती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर युग का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए एक लकी चार्म था या फिर मेरी बदकिस्मती। वह सिर्फ एक है जिनके करीब मैं जाती हूँ और कुछ महीने बाद में उनसे भी आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है निशु। सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होते हैं और किसी भी इंसान को मुझे देखने भी नहीं देते हैं। मुझे खाने के लिए खाना भी देते हैं और सोने के लिए एक बेड भी, जहाँ पर मैं चैन से सो सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगता है वहाँ पर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दूसरा शख्स आकर मुझे वहां पर फोर्स करेगा या मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। निशु ने आरवी को समझाते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ आरवी, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे उस आदमी से नफरत है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी और तुम्हें फोर्स किया था अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए। हालांकि अब तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक डील हुई है तुम्हारे बीच। कुछ दिनों बाद तू उस डील से आज़ाद भी हो जाएगी और उसके बाद तेरी जिंदगी का क्या होगा कभी सोचा है तूने? आरवी ने निशु को देखते हुए कहा, निशु मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती। ऐसा बोलते हुए वह निशु को गोलगप्पा खिला देती है। निशु ने भी आरवी को गोलगप्पा खिलाया और दोनों दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रही थी। वही कोई और था जो निशु को गुस्से से घूर रहा था। फिर उसने आरवी के हाथों को देखा जो निशु के हाथ पकड़कर पार्क में दोबारा चले गए थे। वहां पर वह दोनों वापस से वॉक कर रही थी। अभी रात के 8 बजे थे। आरवी टेंशन फ्री इसलिए थी क्योंकि युग जी का कॉल उसे रात के 10 या 11 बजे आता था, इसलिए उसके पास अभी कुछ घंटे थे। आज शायद युग उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि कल वह उसके करीब नहीं आया था, इसलिए वह कितना चिढ़ा हुआ था और रात में फिर भी युग उसे छेड़ कर ही सोया था। आरवी को अचानक से याद आ जाता है कि युग ने कैसे उसे सुबह खींचकर थप्पड़ मारा था। आरवी अपने गाल पर जल्दी से हाथ रख लेती है। उसके दांत में दर्द हो रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बजे बज गए। आरवी को बहुत नींद आ रही थी और वह निशु के पास में लेटी हुई कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। आरवी का फोन साइड में रिंग कर रहा था। आरवी इतनी गहरी नींद में थी कि उसे रियलाइज भी नहीं हुआ।
सुबह के 4 बजे अचानक से आरवी की नींद खुली क्योंकि उसे प्यास लगी थी। आरवी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने पानी पिया। तभी उसे याद आया कि वह तो निशु के घर पर है। उसने बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया और डर से कांप गई। युग की उसे 3 कॉल आई थी। आरवी हड़बड़ा गई। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और हड़बड़ाहट में उसका फोन जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से लगभग चीख निकल गई। आरवी ने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस पर युग का नंबर डायल करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि युग उसे पनिश करेगा, वह गुस्सा करेगा। युग की गुस्से भरी आंखों को याद करके आरवी के दिल की धड़कन रुक जाती थी। दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हुआ था तो आरवी दोबारा कॉल ट्राई करती है, लेकिन कॉल दूसरी बार भी पिक नहीं किया जाता है। आरवी अब डर रही थी कि कहीं युग बिजी तो नहीं, इसलिए वह उसे दोबारा कॉल नहीं करती है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए गई। आरवी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वह कैसे सो सकती है। स्टूपिड आरवी, तू बैल बुद्धि है, अब तुझे सर का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और तू जानती है ना कि वह कितना टॉर्चर करते हैं। बैग पर आरवी जल्दी से नहाकर बाहर आए और उसने अपने कपड़े चेंज किए। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। आरवी भाग कर गई और उसने अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरवी, तू मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा क्या? आरवी इस आवाज को सुनकर धीरे से बोली, तुमने कॉल क्यों किया है नीरज? नीरज ने आरवी की ठंडी आवाज सुनी तो बोला, आरवी, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मेरा कॉल पिक नहीं कर रही थी तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल ट्राई किया है। अर्जेंट भी तो हो सकता था ना, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। आरवी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ? आरवी ने नीरज से कहा, नीरज, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें किसी भी मैसेज का और कॉल का जवाब नहीं दिया है और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं बस काम में थोड़ी बिजी थी। मेरे होटल में पार्टी होने वाली है, इस वजह से और कोई बात नहीं है। नीरज ने कहा, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर आरवी ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम क्या बोल रहे हो नीरज? मतलब तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसे जलाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगी। आरवी नीरज से अभी कुछ बोलती कि तभी उसके फोन पर युग का कॉल आया और बिना सोचे समझे आरवी ने युग का कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से युग की उसे गंभीर आवाज सुनाई दी, किसके साथ कॉल पर बिजी हो? आरवी डर गई और धीरे से बोली, सर, मैं किसी के साथ बिजी नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, कल मैंने आपको कॉल पिक नहीं किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था सर, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ से युग ने बस एक बार धीमे से कहा, हम। युग की ऐसी आवाज सुनकर आरवी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह समझ गई थी कि युग कितने गुस्से में होगा। उसने सर नीचे कर लिया और बोली, सर सुनिए, कहाँ हैं आप? मैं अभी आ जाती हूँ। सर, आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से युग ने अपनी गजरती हुई आवाज में कहा। आरवी ने अपनी रूधी हुई आवाज में कहा, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। ऐसा बोलते हुए आरवी अपनी चाल से बाहर आ गई और ऑटो देखने लगी। तभी उसे दूर युग की कार खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर आरवी हैरान हो गई। वही युग ने कार का विंडो नीचे किया। अभी भी दोनों कॉल पर थे। आरवी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोड क्रॉस कर युग के पास आने लगी। आरवी युग की कार के पास आए और उसके बाद उसने कार का डोर ओपन किया और उसके अंदर खुद ही बैठ गई। कार के अंदर कोल्ड वाइब थी, जिससे आरवी को हल्की सी ठंड लगी और उसने युग की आंखों में देखा। कार में धुआं भरा हुआ था। आरवी युग के करीब आए और उसके फेस पर अपना कांपता हुआ हाथ रखते हुए बोली, सर। उसी वक्त कार के सन्नाटे को तोड़ते हुए आरवी का फोन रिंग करने लगा। वह कॉल किसी और का नहीं, नीरज का था। युग ने आरवी के फोन की स्क्रीन पर जैसे ही देखा, उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। चथटी, नीरज कौन है? युग क्यों है आरवी को लेकर पजेसिव? अब आगे युग की गहरी नजरें तो सिर्फ और सिर्फ आरवी के फोन पर थी, जिस पर नीरज नाम फ्लैश हो रहा था। जाहिर तौर पर नीरज नाम एक लड़के का ही होगा, एक लड़की का नहीं। आरवी का फोन बिजी क्यों आ रहा था? युग को अब इसका जवाब मिल चुका था। युग की आंखों में वह नाम जैसे छप सा गया था। उसने आरवी की तरफ देखा। आरवी ने जल्दी से अपने फोन को उठाकर कॉल कट कर दी और फोन साइलेंट पर करते हुए युग को देखकर धीरे से बोली, सॉरी सर, डिस्टर्बेंस के लिए। युग ने आरवी को इतनी नॉर्मली बिहेव करते हुए देखा तो उसका खून खौल गया।
वह उसे कोई सफाई नहीं दे रही बल्कि उसे एक्सप्लेन कर रही थी। युग ने अपने हाथ में डिस्क पकड़ा हुआ था जिसे वह अपनी उंगलियों से मूव कर रहा था। आरवी ने अचानक से महसूस किया कि कार में तापमान गिरने लगा है। उसे ठंड सी लगी, शायद क्योंकि सुबह के 5 बजे बज रहे थे। आरवी के दिमाग में तो यह चल रहा था कि युग इतनी सुबह सुबह चोल के बाहर के रोड पर कार में क्यों बैठा हुआ है। क्या बस उसका वेट कर रहे थे? आरवी ने युग का कॉल पिक नहीं किया था रात में और इसकी वजह युग को अब समझ में आ चुकी थी। युग साइलेंट होकर बैठा हुआ था। इधर आरवी युग को देखकर डर से सर नीचे कर लेती है। उसे तो अभी तक समझ नहीं आया कि युग ने उसे अपनी बाहों में क्यों नहीं भरा, क्योंकि युग ऐसा शख्स था जो उस पर तुरंत झपट पड़ता था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आरवी सिकुड़ती जा रही थी। उसे ऐसा फील हुआ कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। पूरे रास्ते में युग ने आरवी से एक लफ्ज नहीं कहा था। इधर आरवी का गला सूख रहा था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने युग की तरफ एक नज़र देखा और फिर धीरे से बोली, सर सुनिए। लेकिन युग जब रिस्पॉन्स नहीं करता तो आरवी खामोश हो जाती है। युग की आंखें बंद थी और वह अपना सर लेदर सीट पर टिकाकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जो डाइस क्यूब था उसके साथ वह प्ले कर रहा था। आरवी वहां पर बैठी हुई थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। युग के कानों में जब भारी सांसों की आवाज गई तो उसने तिरछी नजरों से आरवी की तरफ देखा जो सो गई थी। ये देखकर युग की आंखें छोटी हो गई। आरवी लेदर सीट पर धीरे धीरे कर फिसलते जा रही थी। वह बच्चों की तरह खुद को खुद में समेट कर सो रही थी। उसके इस तरीके के सोने के तरीके को देखकर युग सोच में पड़ गया, मानो वह खुद को ही प्रोटेक्ट कर रही हो, वह डर रही हो। युग ने एक नज़र आरवी को देखा और फिर उसका सर अपने शोल्डर पर रख दिया। आरवी ने अपना हाथ युग की चेस्ट पर रखा और उसके कोट को पकड़कर गहरी नींद में सो गई। थोड़ी ही देर में वह लोग युग के अड्डे पर पहुंच गए। युग कार से बाहर आया और उसके हाथों में नाजुक सी आरवी थी। उसका वजन इतना हल्का था कि युग को कुछ फील ही नहीं होता था। आरवी की नींद जब दोबारा खुली तो वह बेड पर थी। खुद को बेड पर देख वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। आरवी ने जब अपने बदन पर कपड़ों को देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि जब भी वह युग के कमरे में होती थी तब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। युग उसे अपने पास कभी भी कपड़ों में नहीं रहने देता था। सर कहाँ गए, ये सोचकर ही वह जल्दी से उठ गई और उसने सबसे पहले टाइम देखा तो 6 बजे बज गए थे। आरवी ने अपना पैर बेड के नीचे रखा और फिर वह कमरे से बाहर जाने ही वाली थी युग को ढूंढने के लिए। उसे मालूम चल गया था कि युग उससे नाराज हो गया है। अगर वह ऐसे ही उससे गुस्सा रहा तो आरवी को आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। युग को गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं ले सकती थी वह, वरना वह पनिश करेगा उसे। तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है तो आरवी अपने कदम उसे तरफ बढ़ाने लगी। आरवी ने देखा तो युग शॉवर के नीचे खड़ा हुआ बाथ ले रहा था। आरवी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। थोड़ी देर तक तो वह खुद से ही लड़ रही थी कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। अगर युग ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो वह 20 लाख रुपए उसे कहां से लाकर देगी। युग उसका बॉस था, उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। आरवी यह सोचकर डर जाती है। वह जल्दी से युग के पास गई और उसे पीछे से हक कर लिया और धीरे से बोली, सर मेरी बात तो सुनिए, क्या हुआ है आपको। युग ने अपना सर नीचे किया और आरवी के छोटे छोटे हाथों को देखा जो उसके चेस्ट पर थे। युग के साथ साथ आरवी भी उस शावर के नीचे भीगने लगी। आरवी ने युग की पीठ से अपने होंठ लगाए और बोली, सर मेरी बात तो सुनिए। आप गुस्सा है क्या मुझसे? सर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने आपका कॉल बस इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी। आई एम सॉरी सर, कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं कर रहे हैं? आरवी को यह चीज परेशान कर रही थी और अंदर ही अंदर डरा रही थी। युग ने आरवी के शब्दों को सुना और एकदम से उसने उसके छोटे से हाथ को पकड़ा और पलट गया। युग ने आरवी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों में अपने हाथों को उलझाते हुए उसका चेहरा अपने नजदीक कर लिया। उसके होठों के खिलाफ अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, यह नीरज कौन है? युग के मुंह से नीरज का जिक्र सुनकर एक पल के लिए तो आरवी जम सी गई। आरवी का गला सूखने लगा। वह युग की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उसने सर नीचे करते हुए कहा, सर नीरज के बारे में आप कैसे जानते हैं? युग ने गुस्से से आरवी के बालों पर अपनी पकड़ टाइट कर दी और दांत पीसते हुए बोला, जितना तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। यह नीरज कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है?
क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आरवी जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नीरज मेरा दोस्त है, हम एक स्कूल में पढ़ते थे। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आप पहले शख्स हैं जो मेरे नज़दीक आए हैं। उससे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था। आरवी ने अपनी धीमी और बुदबुदाती हुई आवाज में युग से सब कुछ कह दिया। ये सुनकर युग ने गुस्से में आरवी के बालों पर पकड़ टाइट कर दी और बोला, तुम झूठ बोल रही हो, नीरज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आई एम ए राइट? मेरी आंखों में धूल झोंकने का सोचना भी मत। ये सुनकर आरवी ने धीरे से युग के हाथ को पकड़ लिया और बोली, सर आप सच में मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज मेरा दोस्त है, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। इसलिए उसने मुझे सुबह भी कॉल किया था, और कोई वजह नहीं है सर। युग ने आरवी की आंखों में देखा। आरवी युग की आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाती और सर नीचे करते हुए बोली, सर आई एम सॉरी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप गुस्सा मत होइए, मैं आगे से कॉल आपका एक बार में ही पिक कर लूंगी। मैं कल बाहर नहीं गई थी सर, जिस वजह से ही मैं कल जल्दी सो गई। आरवी ने अपने कांपते हुए होठों से कहा। युग ने आरवी की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने ओर नजदीक कर लिया। युग और आरवी के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई थी। युग ने आरवी के होठों के खिलाफ गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे एक भी शब्द झूठ बोला होगा तो उसकी कीमत तुम नहीं जानती कि क्या होगी, और कल तुमने मेरा कॉल इग्नोर किया, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आरवी ने धीरे से कहा, लेकिन सर। शश। युग ने आरवी के होठों पर अपनी फिंगर रख दी और बोला, तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आरवी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए घबराकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, सर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। कॉन्टैक्ट कैंसिल मत करिए, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। तभी युग ने अपनी शब्दों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हर एक गलती पर 1 महीने ज्यादा बढ़ जाएगा। युग ने जब अपने शब्दों को पूरा किया तो वह खामोश हो गया। आरवी ने झटके से सिर उठाकर युग की आंखों में देखा और युग के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। आरवी की आंखों में आंसू आ गए। आरवी के लिए ये जहर जैसा था, ना ही वह इसे उगल सकती थी और ना ही खा सकती थी। आरवी ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि युग के खिलाफ नहीं जा सकती थी। पर अब ये हो सकता है कि उसे गलतियां कम करनी होगी, वरना कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा। वही युग से कभी आज़ादी नहीं हो पाएगी। वही युग के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई कि तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, मैं तुम्हें वह आज़ादी दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर मेरे करीब रखेगी। छुटकारा चाहिए था ना तुम्हें मुझसे, तुम सोच भी नहीं सकती कि अब तुम कभी मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। युग ने आरवी का चेहरा देखा और बोला, किस्मी, तुम्हें चाहिए था ना मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, तुम मेरे करीब आओ और मुझे कुछ करने के लिए सेड्यूस करो। आरवी ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वह अपना हाथ युग की चेस्ट पर रख देती है और उसके करीब बढ़ते हुए अपने पंजों के बाल खड़ी हो गई। आरवी की हाइट युग से बहुत छोटी थी। आरवी ने युग का चेहरा पकड़ लिया और फिर नजदीक करते हुए अपने होठों से उसके होंठ मिला देती है। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब करना क्या है। युग के लिप्स को वह शक करें जैसे युग करता है। युग ने उसे किस करना सिखाया था, लेकिन आरवी भूल गई थी। युग ने आरवी की कमर को मसलते हुए कहा, अब तुम वेट किसका कर रही हो, किस करो मुझे। आरवी ने युग को देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर युग को चूमने लगी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह युग को किस करे जैसे युग उसे करता है। वही युग चुपचाप खड़ा हुआ था और आरवी की किस को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे कर युग की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उसने आरवी की कमर को पकड़ा और उसके पैरों को अपनी कमर पर लिफ्ट कर लिया, जिससे आरवी की आह निकल गई। युग ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे नजदीक करते हुए उसके होठों को अब शिद्दत से चूमने लगा। युग आरवी को फ्रेंच किस कर रहा था। आरवी ने युग की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। युग के हाथ एक एक कर आरवी की शर्ट के बटन तोड़ने लगे और आरवी की शर्ट जमीन पर गिर गई। युग के होठ उसकी गर्दन पर चल रहे थे। युग ने उसको कब निर्वस्त्र कर दिया यह आरवी को भी नहीं पता चला। युग ने उसको लिफ्ट किया, जिससे आरवी के गाल शर्म से लाल हो गए। युग ने उसके गालों को प्रेस किया और फिर उसके पाउट लिप्स को अपने मुंह में भरकर एक बार फिर से उसे इंटेंस किस करने लगा। युग ने आरवी को वॉल से लगा दिया और उसके बाद उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे आरवी के मुंह से आह निकल गई। आरवी के नाखूनों ने युग की पीठ पर खरोच दिया। युग आरवी के साथ इतना वाइल्ड था कि उसको तकलीफ हो रही थी।
युग आरवी के साथ इंटरकोर्स कर रहा था और बाथरूम के अंदर सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। भीनी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। आरवी की आंखों में आंसू आ गए। युग को टॉलरेट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। युग इतना वाइल्ड हो जाता है। आरवी युग के कान में धीरे से बोली, सर इट्स हर्टिंग। लेकिन युग आरवी की एक भी नहीं सुनता है। वह उतने ही अग्रेशन के साथ उसके साथ इंटरकोर्स करता है। युग ने आरवी को पलट दिया और उसके बाद उसकी बैक पर किस करते हुए वह उसकी कमर पर अपने होंठ रख देता है, जिससे आरवी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। युग ने उसके बाल पकड़े हुए थे और उसके बालों में अपना फेस छुपाकर उसकी कमर को रब करने लगा। युग ने दोबारा से उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे आरवी ने कसकर वॉल को खरोच दिया। आरवी ने अपने दांतों से अपने होंठ को काट लिया और फिर धीरे से बोली, सर आह। युग ने आरवी को दोबारा से उठा लिया और फिर उसे वॉल से लगाते हुए जोर अजमाने लगा। आरवी ने युग के बाल पकड़ लिए और न जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहा। आरवी थककर चूर हो गई थी और उसने युग के कंधे पर अपना फेस रख दिया। युग अपने क्लाइमैक्स पर था, इसलिए वह आरवी के साथ और एग्रेसिव हो गया, जिससे आरवी को तकलीफ होने लगी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। युग ने आरवी को कसकर हक किया हुआ था। आरवी ने कुछ फील किया। शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। युग आरवी से अलग नहीं हुआ था। उसने आरवी की बेक को रब किया। आरवी की बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। जिस पोजीशन में वह दोनों थे वह बहुत ही असहज था। आरवी को अनकंफर्टेबल हो रहा था। आरवी ने धीरे से सर नीचे किया। वह युग की गर्दन में फेस रब करते हुए बोली, सर क्या अब मैं काम पर जा सकती हूँ? आह सर, फ्रेंड्स, you can join my Telegram channel. Every updates in my Telegram.